ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अब जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है इसे हम सिंपली कहते हैं दिस इज़ लंग कैंसर, और ये हमारे पास लीडिंग कॉज है कैंसर रिलेटेड डेथ की इन डेवलप कंट्रीज़। अब मैन के अंदर ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेलिग्नेंसी ऐसी है कि हर बंदा जो है वो सूटे लगा रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है। और वुमेन के अंदर ये सेकंड मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, यानी नंबर 1 पे वुमेन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और सेकंड पर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। 95% जो पेशेंट है वो 40 ईयर्स प्लस होंगे। इटियोलॉजी की बात करें तो 95% जितने लंग कैंसर है वो हमारे पास स्मोकिंग से रिलेटेड होते हैं, और ऐसे पेशेंट जो कि सूटे लगाना छोड़ देते हैं उनका रिस्क भी जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा बाकी रिस्क फैक्टर्स में एस्बेस्टोस आ सकता है, पैसिव स्मोकिंग वगैरह ये सब आ सकते हैं। सो अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को क्लासीफाई करें तो इसकी दो मेन टाइप्स बनती हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है इनके लिए हम कीमो रेडियोथेरेपी करते हैं, जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है इनके लिए हम सर्जरी करते हैं। अब जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है इसकी फर्दर डिवीजन है, इसके अंदर कुछ एडनो कार्सिनोमा आ सकते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ सकते हैं, लार्ज सेल कार्सिनोमा आ सकते हैं और मिक्स ट्यूमर आ सकते हैं। सो अगर सबसे पहले स्मॉल सेल कार्सिनोमा की बात करें तो जितने भी लंग कैंसर्स है ये उनका 20% बनाते हैं। ये सेंटर में होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और मेटास्टेसाइज करते हैं लिम्फेटिक पाथवे के थ्रू भी और हेमाटोजीनस पाथवे के थ्रू भी। इन स्मॉल सेल कार्सिनोमा कहते हैं दीज आर ओट सेल्स कार्सिनोमा। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर ही ऐसी है, डेंसली पैक्ड है, छोटे छोटे होते हैं, राउंड राउंड होते हैं। अब जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है ये हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स है, और इनके साथ साथ डिफरेंट पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स जो हैं एसोसिएटेड है। और अगर देखें इसके साथ साथ कौन से पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स एसोसिएटेड है, वेल एसीटीएच सिक्रीट हो सकता है जिससे कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, सियाड हो सकता है विच इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच SIADH, उसके अलावा लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये सारे जितने हैं ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है, कुशिंग सिंड्रोम, SIADH और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। इसके अलावा अगर बात करें नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा की तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एडनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा और मिक्स ट्यूमर्स में। अगर सबसे पहले बात करें एडनोकार्सिनोमा तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन लंग ट्यूमर है इन नॉन स्मोकर्स। सो इसकी वीकेस्ट एसोसिएशन है स्मोकिंग के साथ, और एडनोकार्सिनोमा जो होता है वो पेरीफ्री के ऊपर होता है। सो इट इज़ अ ट्यूमर इन नॉन स्मोकर्स एंड इट इज़ अ पेरीफ्री ट्यूमर। इसके अलावा इसकी एसोसिएशन देखें तो इसके साथ और क्या हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है और एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, और इस केस में नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होगा। उसके अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आता है, ये सेंटर में होगा, स्मोकिंग के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, और इसके अलावा जब कोई रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग देखेंगे तो लंग्स के अंदर कैविटी बनी होगी। सो इट इज़ अ कैविटेटिंग ट्यूमर। सो अगर इसके फीचर्स की बात करें, स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है, सेंट्रल है, कैविटीज़ कॉज करता है, और इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया कराता है, दैट्स बिकॉज ऑफ PTH रिलेटेड पेप्टाइड। सो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में हाइपर कैल्सीमिया होगा। उसके अलावा अगर बात करें अनडिफ्रेंशिएटेड लार्ज सेल कार्सिनोमा की तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, रेयर हैं, पुअर प्रोग्नोसिस हैं, और इसमें हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं। और अगर इसमें बात करें कौन से होंगे तो गुनेडोट्रोफिन जो है रिलीज़ होंगे और गायनोकोमेस्टिया होगा। यानी कि जो लार्ज सेल कार्सिनोमा है इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो लार्ज हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल गायनोकोमेस्टिया। सो लार्ज सेल कार्सिनोमा, लार्ज ब्रेस्ट। इसके अलावा कुछ मिक्स ट्यूमर्स हैं, उनमें इन सबका जो है कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके अलावा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो लंग कैंसर का पेशेंट किस तरह प्रेजेंट कर सकता है, हेमोप्टाइसिस के साथ, एटिलेक्टेसिस, नमूनिया, पेन, वेट लॉस, ये सारे जो हैं वो मेलिग्नेंसी के फीचर्स हैं। उसके अलावा अगर एपिक्स के ऊपर ट्यूमर होगा तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ पैनकोस ट्यूमर, और ये क्या करेगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो लोअर ट्रंक्स हैं उन्हें कंप्रेस करेगा। और इसके अलावा पेशेंट में क्या हो सकता है, टोसिस हो सकता है, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनऑफ्थल्मोसिस, तो ये सारे जितने हॉर्नर सिंड्रोम वाले फीचर्स हैं ये आ सकते हैं, और ये किस वजह से आएंगे, पैनकोस्ट ट्यूमर की वजह से होगा। इसके अलावा जो इप्सिलैटरल सेम साइड के ऊपर स्वेटिंग है वो भी डिमिनिश हो सकती है। इसके अलावा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हाइपोकैल्सीमिया, कुशिन सिंड्रोम, इसी तरह गायनोकोमेस्टिया वगैरह वगैरह। अब अगर डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले एक्सरे चेस्ट का करवाएंगे, CT चेस्ट करवा सकते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। वेल ब्रोंकोस्कोपी का क्या फ़ायदा होगा, पहली बात हम डायरेक्टली ट्यूमर को अंडर विजन ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरी बात हम इसका सैंपल ले सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। इसके अलावा डायग्नोसिस में और क्या करेंगे, CT गाइडेड नीडल बायोप्सी करेंगे, स्किन के थ्रू जाएंगे तो हम इसे कहेंगे CT गाइडेड परक्यूटेनियस
नीडल बायोप्सी। इसके अलावा मीडियास्टिनोस्कोपी करेंगे। नाउ दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्टेजिंग लंग कैंसर। अब ये सर्जिकल प्रोसीजर है। अब इसमें होगा क्या कि हम सुप्रास्टर्नल नॉच के ऊपर एक छोटा सा इंसिजन देंगे, उसके अंदर मीडियास्टिनोस्कोप जो है वो घुसाड़ देंगे और सारे मीडियास्टम को विजुलाइज करेंगे। जितने लिम्फ नोड्स हैं उन्हें देख लेंगे, या उनमें से सैंपल भी लिम्फ नोड्स का ले सकते हैं, जिसकी बाद में हम बायोप्सी करें। इसके अलावा थोरैकोस्कोपी कर सकते हैं। सो डायग्नोसिस में हम क्या क्या कर सकते थे? एक्सरे, सीटी चेस्ट कर सकते थे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्रोंकोस्कोप, नीडल बायोप्सी, मीडियास्टिनोस्कोपी और थोरैकोस्कोपी। इसके अलावा अगर लंग कैंसर की स्टेजिंग की बात करें तो हम TNM क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो इसमें टी जो है वो इंसिट्यू भी हो सकता है। इंसिट्यू का मतलब कि अभी लंग कैंसर ने बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अंदर अंदर ही है। इसके अलावा T1 2 3 4 हो सकते हैं, एन नॉड N1 N2 N3 भी होगा, और मैट्स के लिए M0 और M1 पॉजिटिव फॉर मैट्स। सो स्टेजिंग में क्या है जी? अगर तो TIS है तो इसका मतलब कार्सिनोमा इंसिट्यू है, इसने अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं किया। हाँ, अगर बात करें T1 की तो इसका मतलब ट्यूमर का जो साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर से छोटा है। T2 की बात करें तो इसका मतलब ट्यूमर का साइज़ 3 सेंटीमीटर से बड़ा है और इसने इन्वेड कर दिया है विजरल प्लूरा को। T3 का मतलब कि प्लूरा से भी बाहर आ गया। कहाँ बाहर आ गया? चेस्ट वॉल के अंदर, डायफ्राम के अंदर या पेरिकार्डियम के अंदर। और T4 का मतलब कि इनसे भी बाहर चला गया, पूरे हार्ट को इन्वेड कर दिया है, सारी ग्रेड वेसल्स को इन्वेड कर दिया है, ट्रेकिया, ईसोफेगस। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट इन्वेजन कर गया T4 में। एन नॉड का मतलब नो नोडल इन्वॉल्वमेंट। N1 का मतलब इप्सीलैटरल हाइलर नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। N2 का मतलब मीडियास्नल नोड्स इन्वॉल्व हैं। N3 का मतलब सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स इन्वॉल्व है। इसके अलावा M की बात करें तो M का मतलब है मैट्स, M नोड, नो मैट्स, M1 मैट्स जो है वो प्रेजेंट है। सो अगर रिवाइज करें, T1 का मतलब है कि ट्यूमर का साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम है। T2 का मतलब है कि विसरल प्लूरा में घुस गया। T3 का मतलब है कि चेस्ट वॉल, डायफ्राम या पेरिकार्डियम के अंदर घुस गया। T4 का मतलब है कि कंप्लीट इन्वेजन हो गई है ऑर्गन्स की, हार्ट हो सकता है, ट्रेकिया, ईसोफेगस, ये सारे। एन नोड का मतलब नो नोडल इन्वॉल्वमेंट। N1 का मतलब इप्सिलैटरल हाइलर नोड। N2 का मतलब मीडियास्नल नोड्स या फिर सब कारिनल नोड्स, जो कारीना जो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे भी नोड्स होते हैं। सो मीडियास्नल नोड्स N2। N3 का मतलब है जी सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स इन्वॉल्व है। M नोड, नो मैट्स, M1 मैट्स प्रेजेंट है। सो अब स्टेजिंग किस तरह करेंगे? स्टेजिंग में स्टेज 1 2 3 और स्टेज 4 बनाएंगे। 3 की दो टाइप्स है, 3A और 3B। सो अगर सिंपल याद रखें TNM, ठीक है, तो हम इसके 3 में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो जो स्टेज 1 है उसका फार्मूला है 100 और 200, 100 एंड 200। इसका क्या मतलब कि T1 N0 M0, और 200 की अगर बात करें तो T2 N0 M0। सो अगर 100 और 200 है तो इसका मतलब कि ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 की बात करें TNM, तो ये बनता है 110 210। सो इसका क्या मतलब 110 T1 N1 M0, और दूसरा क्या है 210 210। इसका क्या मतलब T2 N1 M0। इस तरह अगर बात करें स्टेज 3A की तो इसमें दो वर्ड्स याद रखने हैं, 220 और 320। 220 का मतलब T2 N2 M0, और 320 320 का मतलब 3 क्या है जी? T3 2 N2 0 M0। सो 320 का मतलब है T3 N2 और M0। इसके अलावा अगर बात करें स्टेज 3B की तो इसमें 420 याद रखना है, 420। इसका मतलब 4 जो है वो T है, 2 जो है वो N है, 0 जो है वो M है। सो 420 T4 N2 M0। इसके अलावा अगर स्टेज 4 की बात करें तो इसमें मैट्स आ गए। ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टेज 1 2 की और ट्रीटमेंट है, स्टेज 3A की और ट्रीटमेंट है, और 3B और 4 की जो है अलहदा ट्रीटमेंट है। सो अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात करें तो इसमें सर्जरी जो है मेन स्टेज ट्रीटमेंट है, और इसमें सर्जरी करने से पहले हम थोड़ी सी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करेंगे। अब सर्जरी की बात करें तो उसमें लोबैक्टमी कर सकते हैं, लंग का एक लोब काट सकते हैं, या फिर नीमोनेक्टमी कर सकते हैं, पूरा ही लंग उड़ा देंगे। सो ये अब किन पेशेंट के अंदर करना है? वेल, अगर हमने लोबैक्टमी करना है तो पहले हम पेशेंट को स्पायरोमीट्री करवाएंगे। अगर उसका FEV1 1.5 लीटर से ज़्यादा है तो हम लोबैक्टमी कर लेंगे, और अगर उसका FEV1 विच इज़ फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड ये 2 लीटर से ज़्यादा है तो फिर न्यूमोनेक्टमी कर देंगे। इसका मतलब लंग में अच्छी खासी कैपेसिटी है, हम पूरा लंग अगर उड़ा भी देते हैं, पूरा न्यूमोनेक्टमी कर भी देते हैं तो पेशेंट चल जाएगा। हाँ, अगर FEV1 थोड़ा कम हो गया तो इसका मतलब कि हम पूरा लंग अब नहीं उड़ा सकते, हमें एक लो भी काटना पड़ेगा।
सो सर्जिकल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में? लोबेक्टमी करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो डिजीज़ एक लोब में लोकलाइज होगी उस लोब को रिमूव कर देंगे। इसके अलावा नीमोनेक्टमी करेंगे, जिसे हम सिंपली कहते हैं एक्सटेंडेड रिसेक्शन, यानी पूरा लंग जो है हमने निकाल दिया। जब ट्यूमर के अंदर कोई फिशर होगा या फिर ट्यूमर जो है वो पल्मोनरी हाइलस के पास होगा, हाइलम वो डिप्रेशन होता है मीडियल साइड के ऊपर जहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो एंटर हो रहे होते हैं। सो हमें पता है कि लंग्स में फिशर्स होते हैं। जो राइट लंग होता है उसमें 2 फिशर होते हैं, इस तरह एक ऑब्लीग होता है, एक हॉरिजॉन्टल सा होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें एक फिशर होता है। सो अगर कोई ट्यूमर इस फिशर के अंदर आ गया या फिर हाइलम के अंदर आ गया तो फिर हमें पूरा लंग जो है वो निकालना पड़ेगा, नीमोनेक्टमी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई ट्यूमर सिर्फ पेरीफ्री पे है तो उसकी वेज रिसेक्शन कर देंगे, और पेरीफ्री पे जो ट्यूमर्स होते हैं वो मोस्टली एडनोकार्सिनोमा होते हैं। इसके अलावा स्टेज 3A की बात करें तो इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करेंगे। और स्टेज 3B और स्टेज 4 की बात करें, स्टेज 3 का मतलब है कि T4N2 और M0, और स्टेज 4 का मतलब है कि मेट्स। अब ये दोनों स्टेजेस जो हैं ये अच्छी खासी बिगड़ी हुई हैं। अब हमने एक ऑलरेडी बिगड़े हुए पेशेंट के लंग्स को उखाड़ के हमने क्या ही कर लेना है, वो तो ऑलरेडी बिगड़ा पड़ा है। सो अब उसकी जितनी ज़िंदगी है वो थोड़ी सुकून से गुजारे, इसमें कोई इतनी ख़ास सर्जरी नहीं करेंगे, सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे, इतनी ट्रीटमेंट कर देंगे कि पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाए। सो ये तो थी सारी सर्जिकल ट्रीटमेंट हर स्टेज की। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, हमने सर्जरी की है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? वेल, सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकती हैं, एयर लीक कर सकती है, या फिर कोई फिस्टूला बन सकता है। इसके अलावा अगर बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ थॉरेक्स की बात करें तो थॉरेक्स के अंदर बिनाइन ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जब भी ट्यूमर मिल जाए तो सोच लो कि लग गए। तो लेस कॉमन है बिनाइन ट्यूमर्स, और ज़्यादातर ट्यूमर्स जो होते हैं वो मलिग्नेंट होते हैं। फिर भी अगर बिनाइन ट्यूमर्स की बात करें तो इसमें हेमाटोमा आता है। अब हेमाटोमा क्या होता है? ये नॉर्मल सेल्स होते हैं लेकिन एबनॉर्मल अरेंजमेंट होती है। सेल बिल्कुल ठीक होते हैं, माइक्रोस्कोपी में देखेंगे बंदे का पुत्र होगा बिल्कुल, न्यूक्लियस भी ठीक होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, रेशो भी ठीक होगी, कोई इस तरह कोई एनाप्लास्टिक फीचर वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सेल बिल्कुल एकदम टिप टॉप ओके होगा, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो एबनॉर्मल होगी। सो नॉर्मल सेल्स एबनॉर्मल अरेंजमेंट इज हेमाटोमा, और ये थॉरेक्स में मिलते हैं। अब ये कौन से सेल होंगे? मेसोथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं और एंडोथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? वेल, जब हम कोई लीजन देखेंगे तो हम उसकी एक्सिजनल बायोप्सी करेंगे, और फिर बायोप्सी में पता चल जाएगा कि ये हेमाटोमा है, एंड दिस हेमाटोमा इज़ जनरली बिनाइन। उसके अलावा सोलेटरी पल्मोनरी नोड्यूल्स होते हैं। अब ये क्या है? कोई भी लीजन जो कि डिस्क्रीट हो, वेल मार्जिनेटेड हो, राउंड हो, और उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो, से हम कहते हैं दिस इज़ सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल। अब इस सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल की कुछ और करेक्टरिस्टिक हैं। इस लीजन के चारों तरफ लंग का पैरन कायम होगा। हम कह सकते हैं कि ये लंग के पैरन कायमा के एन बीच में आके घुस गया, बढ़ गया, ठीक है। इसके हर तरफ जो कि लंग पैरन कायमा होगा, हाइलम को नहीं टच करेगा, मीडियस्टम को नहीं टच करेगा, इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, चुप करके आराम से लंग पैरन कायमा के अंदर टिक के बैठेगा। एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद लिम्फेडनोपैथी। सारे लिम्फ नोड चेक करेंगे सर्वाइकल के, इसी तरह जितने भी मीडियस्टम के, कोई लिम्फेडनोपैथी नहीं होगी, एटीलैक्टेसिस नहीं होगी, प्लूरल एफ्यूजन नहीं होगी। ये सारे जितने मार्कर्स हैं ट्यूमर के। ये तो बेचारा सॉलिटरी है, अकेला है, चुप करके पड़ा हुआ है पल्मोनरी नोड्यूल। सो डिस्क्रीट वेल मार्जिनेटेड राउंड 3 centimeter lesion surrounded by lung parenchyma that does not touch the hilum or mediastinum, not associated with lymphadenopathy, atelectasis or pleural effusion. This is solitary pulmonary nodules. अब जो लीजन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, वो थोड़े सस्पिशियस हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी ये मलिग्नेंसी है अनटिल प्रूवन अदरवाइज। तो ये लीजन्स तो अब एसिम्टोमेटिक हैं, हमें मिलते किस तरह है? वेल, ये एक्सीडेंटली मिलते हैं। हम किसी और चीज़ के लिए एक्सरे कराते हैं, आगे से लीजन पड़ा होता है, सो ये एक्सीडेंटली मिलते हैं। और लीजन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि उस लीजन की जगह कोई लंग कार्सिनोमा हो, ठीक है, लंग कार्सिनोमा का लीजन हो सकता है कोई बिनाइन लंग ट्यूमर हो सकता है हेमाटोमा हो जो एज अ लीजन प्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है कोई ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ हो, फॉर एग्जांपल टीबी हो गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, ये भी एज अ लीजन प्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर ऐसा लंग जिसके अंदर एक छोटा सा इस तरह गिट्टी पड़ी है, नोड्यूल पड़ा है, सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल पड़ा है, और आसपास इस तरह ट्यूमर के कोई और फीचर्स नहीं है, आसपास कोई और ट्यूमर भी नहीं मिल रहा, अकेला इस तरह का लीजन पड़ा है, तो फिर ये रेयर है कि ये मेटास्टेसाइज करे। अब अगर रेडियोग्राफिक फाइंडिंग करें, और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिनाइन जो है सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल है? वेल, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। हमने पिछले साल एक्सरे कराया, 2 साल बाद कराया, वो उतना था, अभी भी उतना ही पड़ा है, तो इसका मतलब ये बिनाइन सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल है। लीजन जो है 1 सेंटीमीटर से छोटा है, बिल्कुल छोटू सा है, तो इसका मतलब बिनाइन है।
इसी तरह जो कंसेंट्रिक पॉपकॉर्न लाइक कैल्सिफिकेशन होती है, इसका मतलब है कि वो बिनाइन है। अगर तो टूटी फूटी फ्लैक्स बन जाए, सारी शक्ल बिगड़ जाए, तो इसका मतलब है कि मलिग्नेंसी। अगर तो पूरी एक डिस्क्रीट पॉपकॉर्न जैसी क्लासिफिकेशन आ रही है, तो इसका मतलब कि ये बिनाइन है। इसके अलावा अगर सीटी स्कैन कराएंगे और ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड वेल डिमार्केटेड लीजन है, तो इसका मतलब कि ये बिनाइन है। अगर तो इसकी शक्ल जो बिगड़ गई है, इधर उधर पंगे दे रहा है आसपास टिश्यू में, मल्टीपल लीजन्स हैं, तो इसका मतलब कि ये मेटास्टेटिक डिजीज़ है या फिर सेटेलाइट लीजन है फ्रॉम कार्सिनोमा। तो अब अगर मैनेजमेंट का इसका एल्गोरिदम देखें, वेल जो पेशेंट आया है उसके अंदर सपोज सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल है, हमने हिस्ट्री ली एग्जामिनेशन की और चेस्ट एक्सरे निकलवाया। अब चेस्ट एक्सरे निकलवाया तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो लीजन हमें थोड़ा सा बिनाइन लगेगा या वो हमें थोड़ा सा मलिग्नेंट लगेगा। वेल अगर तो हमारा जो पेशेंट आया था वो नॉन स्मोकर था, बिनाइन लीजन था, छोटा सा था, उसका साइज़ चेंज नहीं हुआ, 2 साल से हमने रिपीट एक्सरे करवाया, साइज़ नहीं चेंज हो रहा, पॉपकॉर्न लाइक कंसेंट्रिक कैल्सिफिकेशन है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, तो ये सारे फीचर्स है बिनाइन के। और अगर वो बिनाइन आ रहा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ पेशेंट कहेंगे यार बस हर साल आकर ना अपना एक्सरे करवा देना, फ्रीक्वेंट चेकअप, जब ये इसका साइज़ चेंज होगा तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। हाँ, ये तो थी सारी बिनाइन की स्टोरी। अगर यही पेशेंट आया, हमने उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन और चेस्ट एक्सरे लिया और चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें ये इंटरमीडिएट लीजन मिला है, यानी इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, और उसके पिछले एक्सरे के साथ कंपेयर किया तो पिछलों में नहीं था, अब अचानक कहीं से आ गया, साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया, या फिर इसका पिछले एक्सरे हमने करवाए थे उसमें छोटा था अब बड़ा हो गया, तो ये जो है पेशेंट ये हाई रिस्क है, फिर हम इसको फ़ौरन सीटी चेस्ट के लिए भेज देंगे। सीटी चेस्ट आएगा तो इसमें दो फाइंडिंग्स आ सकती हैं। वेल या तो बिनाइन होगा जिसमें हमने कहा सॉलिटरी वेल सर्कमस्क्राइब लीजन, या फिर इंटरमीडिएट या मलिग्नेंट होगा जिसमें मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, मैट्स मिल सकते हैं, लिम्फ नोड्स मिल सकते हैं, और इसी तरह ट्यूमर जो होगा आसपास पंगे दे रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मलिग्नेंसी को शो करती हैं। सो ये तो था सारा एल्गोरिदम। हिस्ट्री लेनी है, चेस्ट एक्सरे फिल्म करवानी है, देखना है कि बिनाइन है कि इंटरमीडिएट, अगर सस्पिशन है तो सीटी करवाना है ताकि हम देखें कि उसने कितना मेटास्टेसाइज किया, कितने लिम्फ नोड जो है उनको इन्वॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैलिग्नेंट मेसोथीलियोमा। अब ये क्या है, ये हमारे पास रेयर कैंसर है जो कि एक्सक्लूसिवली एस्बेस्टॉस एक्सपोजर की वजह से होता है। जितना ज़्यादा बंदा एस्बेस्टॉस में होगा उतना ज़्यादा मेसोथीलियोमा का चांस जो है वो बढ़ेगा। अब ये एस्बेस्टॉस क्या है, वेल ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, और इसको हम ना फायर प्रूफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। कोई फायर प्रूफ सूट हो गया, या वो जिस तरह वो गैस के लैंप होते हैं उसके अंदर जो मेंटल लगा होता है वो जाली वाला कपड़ा, वो भी एस्बेस्टॉस ही होता है, वो जलता रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता। सो इससे जो है वो मलिग्नेंट मेसोथीलियोमा का रिस्क जो है वो बढ़ता है। और जितने भी मलिग्नेंट मेसोथीलियोमा है वो हमेशा प्लूरा में से निकलते हैं, पेरिटोनियम में से भी निकल सकते हैं 20% केसेस में, मीन टू से ये पैरेन्काइमा में से नहीं निकलते, ये प्लूरा से या पेरिटोनियम में से निकलते हैं। पेशेंट प्रेजेंट करेगा डिस्निया के साथ, चेस्ट पेन के साथ, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। इसके अलावा जब पेशेंट की हम थोरैकोसिंथेसिस करेंगे तो फिर डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके अलावा थोरैकोस्कोपी कर सकते हैं या फिर ओपन प्लूरल बायोप्सी कर सकते हैं विद स्पेशल स्टेनिंग। और इसका क्या फ़ायदा होगा, ये जो हमने ओपन प्लूरल बायोप्सी विद स्पेशल स्टेनिंग की है, वेल ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट करेगा एडनोकार्सिनोमा को मेसोथीलियोमा से। हमें पता है जो एडनोकार्सिनोमा होता है ये नॉन स्मोकर्स में होता है और ये पेरीफ्री पे होता है, और पेरीफ्री पे जो होता है वो प्लूरा चढ़ी हुई होती है। सो अगर कोई ट्यूमर पेरीफ्री पे है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या ये एडनोकार्सिनोमा है या ये मैलिग्नेंट मेसोथीलियोमा है। सो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम स्पेशल स्टेनिंग जो है वो यूज़ करेंगे। अब जो मैलिग्नेंट मेसोथीलियोमा है ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्यूमर है और इसका बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है। सो नेक्स्ट इज पल्मोनी मेटास्टेसिस। इसमें होगा क्या कि लंग के अंदर कैंसर होगा, और इस बार जो कैंसर आया है वो कहीं और से उठ के आया। सो जहाँ से उठ के आएगा उसे हम कहेंगे दिस इज साइट ऑफ प्राइमरी लीजन। कहाँ से आ सकता है, TBLPC। T stands for thyroid and B stands for breast. LPC, L stands for liver, P stands for pancreas, T stands for colon. So TBLPC से उठ के ये लंग के अंदर आ सकता है। अब इसमें हमने एक बात की कि सी स्टैंड्स फॉर कोलॉन। सो जितने कोलोरेक्टल मैट्स होते हैं वो भी लंग के अंदर आ सकते हैं, और इनको हम लंग से तब रिमूव करेंगे जब एक दफ़ा हम तसल्ली कर लेंगे कि एब्डोमेन में या कोलॉन में और कोई कैंसर नहीं है, अच्छी तरह क्लियर हो गया है, और इसके अलावा लीजन्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। यानी अच्छी तरह पहले कोलॉन को हमने साफ़ करना है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट करनी है, और उसके बाद फिर हम लंग्स में से इसकी रिसेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद बारी है ट्यूमर्स ऑफ मीडियास्टनम की। वेल मीडियास्टनम में हमारे पास एंटीरियर और सुपीरियर मीडियास्टनम आता है, मिडल मीडियास्टनम आता है, और पोस्टीरियर मीडियास्टनम आता है। सो ये 3 जगह आ सकती हैं। अगर एंटीरियर या सुपीरियर मीडियास्टनम की बात करें तो इसमें थायोमा,
टेट्रोमा, लिम्फोमा, लिम्फेंजियोमास और थायराइड से रिलेटेड जितने ट्यूमर्स हैं ये आ सकते हैं। मिडल मीडियास्टम की बात करें तो इसमें पेरिकार्डियल सिस्ट आ सकता है या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा आ सकता है। इसके अलावा अगर पोस्टीरियर मीडियास्टम की बात करें तो इसमें न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स या थोरेसिक सिस्ट आ सकती हैं। अगर सबसे पहले थायोमा की बात करें तो थाइमस ग्लैंड का जो मैस होगा, यानी थाई ओमा मीन्स mass, so it's just a mass of thymus gland. Now this is the most common mediastinal tumor. अब 30% जितने पेशेंट्स हैं जिनके अंदर थायोमा होता है उन्हें माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। सो इसीलिए जब हम माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट करते हैं तो साथ थोड़ी सी थाइमेक्टमी भी करते हैं। अब ये क्या मानता है कि जी थाइमस ग्लैंड का माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ क्या ताल्लुक है? जो थायोमा होता है वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनाता है, वही एंटीबॉडीज़ जो कि माइस्थीनिया में होती हैं। कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? दीज आर द एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। सो अगर हम थाइमेक्टमी कर देंगे तो ये सारी एंटीबॉडीज़ बनना जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और माइस्थीनिया ग्रेविस के जो सिम्टम्स हैं वो 25 से 80% ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा ये जो थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर है, जो थायोमा है, ये बिनाइन है कि मलिग्नेंट है? जब इसके कैप्सुलर इन्वेजन हो जाएगी तब ये मलिग्नेंसी को शो करेगा, वरना ये बिनाइन है। डायग्नोसिस बनाने के बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सिंपली थाइमेक्टमी करेंगे। नेक्स्ट इज़ थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म। एनोरिज्म का मतलब है कि सिस्टिक डायलिटेशन हो गई है, पाउच बन गया है, ठीक है, इस तरह ढीला सा जिस तरह शॉपर होता है, एनोरिज्म इस तरह बन गया है। सो एनोरिज्म अगर थोरेसिक एओर्टा में उसे हम कहेंगे दिस इज थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म। एनोरिज्म इज़ अ लोकलाइज्ड डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल। इसका इंसिडेंस जो है वो यूके में हर लाख में से जो 6 बंदे हैं उनके साथ होता है। और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको डिफरेंट एओर्टा के पार्ट्स के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है एनोरिज्म असेंडिंग पार्ट पे हो सकता है आर्च के ऊपर हो सकता है डिसेंडिंग पार्ट पे हो सकता है थोरैको एब्डोमिनल एओर्टा पे हो। सो असेंडिंग, आर्च, डिसेंडिंग और थोरैको एब्डोमिनल एनोरिज्म्स हो सकते हैं। कॉजेज़ की बात करें तो ये पाउच लाइक डायलिटेशन ब्लड वेसल्स की क्यों हुई है? हो सकता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस इतनी हुई, अब वो स्टिफ हो गई और अब जब उन्हें खींचे उनके ऊपर प्रेशर पड़े तो वो पाउच बना दे। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एल्डर सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, हाँ सेफिलस में हो सकता है इन्फेक्टिव, और इस केस में जो होगा वो थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म होगा और इसमें ट्री बार्क लाइक अपीयरेंस आती होती है। सो साइफिलस में थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म हो सकता है। उसके अलावा माइकोटिक फंगल इन्फेक्शन के केसेस में एओर्टिक एनोरिज्म हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी एओर्टाइटिस, इसके रिजल्ट में एनोरिज्म बन सकता है। और कोई ट्रॉमा हुआ है तो इस रिजल्ट में भी एनोरिज्म बन सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? लीजन्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, इंसिडेंटली एक्सरे के ऊपर डिस्कवर होंगे। इसके अलावा अगर थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म सिम्प्टोमेटिक है तो पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं पेन के साथ, होर्सनेस क्यों? क्योंकि ये जो डायलिटेशन है ये रिकरेंट लरिंजियल नर्व को कंप्रेस करेगी जिसकी वजह से वॉइस के अंदर होर्सनेस हो सकती है। इस तरह अगर ये ईसोफेगस को कंप्रेस करेगी तो डिस्फेजिया हो सकता है, और इस तरह अगर ये ब्रोंकाई को कंप्रेस करेगी तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं, डिस्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, वीज हो सकती है, और कुछ केसेस में पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन के साथ। अब होता क्या है कि जो एओर्टा की रूट होती है वहाँ पर एओर्टिक वाल्व होते हैं। ज़ाहिर है जब एनरिज्म होगी तो ये खिंच जाएगी रूट ऑफ एओर्टा। सो जब वो खिंच जाएगी तो वाल्व जो होंगे वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे, सही तरह काम नहीं करेंगे। जब इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे तो रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये इसी तरह है जिस तरह वजाइना की एग्जाम्पल हो, तो जिस तरह टाइम के साथ साथ वो लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है। सो इसी तरह जब एओर्टिक रूट एनरिज्म भी इसके ऊपर भी टाइम के साथ साथ जब प्रेशर पड़ेगा, डायलेट हो गई, खिंचेगी, तो ये भी फिर ढीली हो जाएगी और इसके साथ जो वाल्व लगा है वो भी ढीला हो जाएगा, यानी इनकम्पिटेंट हो जाएगा और रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर रप्चर हो जाए तो कार्डिक टैम्पोनार्ड हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है, हीमोप्टिसिस हो सकती है। सो ये सारी ब्लडी सिचुएशन जो है आ सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? एकोकार्डियोग्राफी करेंगे। कौन सी? ट्रांसथोरेसिक भी करा सकते हैं, ट्रांस इसोफेजल एको भी करवा सकते हैं। सीटी करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी की इंडिकेशन क्या है? अब ये डिपेंड करता है कि एनोरिज्म असेंडिंग एओर्टा में है, डिसेंडिंग एओर्टा में। अगर असेंडिंग एओर्टिक एनोरिज्म की बात करें तो इसमें सर्जरी कब करेंगे? जब वाल्व जो है वो रिगर्ज करना स्टार्ट कर देगा, इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा एओर्टिक वाल्व। उसके अलावा मार्फन रिलेटेड एनोरिज्म्स होंगे, सिम्टम्स आएंगे, या फिर डायमीटर 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। सो अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो हम असेंडिंग एओर्टिक एनोरिज्म की सर्जरी करेंगे। और डिसेंडिंग एओर्टिक एनोरिज्म की सर्जरी कब करेंगे? वही बात, सिम्टम्स हैं, एक्यूट एनलार्जमेंट और डायमीटर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। सो अगर ये 3 सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम डिसेंडिंग एओर्टिक एनोरिज्म की सर्जरी करेंगे। दो इसमें कॉमन है, वो यही है कि दोनों में याद रख लें, दोनों में सिम्टम्स आए, दोनों का डायमीटर 6 सेंटीमीटर ज़्यादा हो।
इसके अलावा अगर एक्यूट की बात करें तो वाल्व रिगर जो मार्फन रिलेटेड एनेरिज्म हो, और डिसेंडिंग की बात करें तो एक्यूट इन्लार्जमेंट हो। सर्जिकल ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं? वेल ये रियली डिपेंड करता है कि एनेरिज्म है कहाँ पर। अगर तो रूट के ऊपर है तो और ट्रीटमेंट है, आर्च के ऊपर है तो और ट्रीटमेंट है, डिसेंडिंग एओर्टा के ऊपर है तो और ट्रीटमेंट है। अगर तो एनेरिज्म है एओर्टिक रूट के ऊपर तो हम क्या करेंगे, एओर्टा को, एओर्टा के जो एनुलस है वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो सर्कमफ्रेंशियल रीजन है उसको, और वाल्व को जो एओर्टिक वाल्व है, इन तीनों को उखाड़ देंगे, एओर्टा को, एनालिस को और एओर्टिक वाल्व को, तीनों को उखाड़ देंगे, रिसेक्ट कर देंगे और इसकी जगह एक ग्राफ्ट लगाएंगे जिसे हम कहेंगे डैक्रन ग्राफ्ट। अब ये डैक्रन क्या होता है? वेल जिस तरह डिफरेंट मटेरियल होते हैं, आयरन होता है, पॉलिएस्टर होता है, इसी तरह कॉटन होता है, सो एक डैक्रन भी एक मटेरियल होता है। इसे हम कहते हैं दिस इज़ अ सिंथेटिक पॉलिएस्टर ग्राफ्ट, पॉलिएस्टर ही होता है। ठीक है, ये जो है इस जगह पर लगा देंगे और फिर सूचर कर देंगे टू द एओर्टिक रूट, रूट के साथ हम इसको सूचर कर देंगे। इस तरह जो हमने जो डिफेक्टेड पीस था उसको निकाल दिया और उसकी जगह ग्राफ्ट लगा दिया। क्या क्या निकाला है? एओर्टा निकाला है, एनुलस निकाला है और वाल्व निकाला है। इसके अलावा अगर एनरिज्म बन जाता है एओर्टिक आर्च के ऊपर तो हम उस आर्च वाले एरिया को डैक्रन ग्राफ्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर डिसेंडिंग एओर्टा के ऊपर एनरिज्म बन जाता है तो फिर हम इसको ट्रीट करेंगे एंडोवास्कुलर स्टेंट के साथ। सो रूट के ऊपर डैक्रन ग्राफ्ट, आर्च के ऊपर डैक्रन ग्राफ्ट, डिसेंडिंग एओर्टा के ऊपर स्टंट। ओके, सो नेक्स्ट इज एओर्टिक डायसेक्शन। अब होता क्या है कि जो एओर्टा होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा, मिडल वाली ट्यूनिका मीडिया, बाहर वाली ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सो जो अंदर वाली लेयर होती है इंटीमा, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, और वो डायसेक्ट कटना शुरू हो जाती है इस तरह। और ये होता क्यों है? इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कंसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर होना चाहिए। दूसरा, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एलर्स या मार्फन सिंड्रोम। सो एओर्टिक डायसेक्शन में होगा क्या कि डिफेक्ट होगा इंटीमा के अंदर, और ये जो डिफेक्ट है, जो छोटा सा चीर लगेगा, जो छोटा सा कट बनेगा, दैट्स बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ये करेगा क्या कि ये स्प्लिट करता जाएगा, सारा इस तरह उधारता जाएगा, इंटीमा को सेपरेट करता जाएगा मीडिया के साथ, और इंटीमा और मीडिया के बीच में जो है ब्लड वो घुसता जाएगा और फॉल्स ल्यूमेन बनता जाएगा। इसे हम कहेंगे कि एओर्टा को डाइसेक्ट कर दिया, काट दिया है, दोनों लेयर सेपरेट हो गई हैं, इंटीमा अंदर हो गई है, मीडिया बाहर हो गई है, बीच में फॉल्स ल्यूमेन बन गया और वहाँ पर सारा ब्लड जो है घुस गया। सो मोस्ट कॉमनली ये असेंडिंग एओर्टा में होता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हमने बताया हाइपरटेंशन हो और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, फॉर एग्जांपल मार्फन सिंड्रोम हो, या इसके अलावा कोई एथरोस्क्लेरोसिस हो, प्रेगनेंसी में हो सकता है, ट्रॉमा में हो सकता है और कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में हो सकता है। सो पैथोजेनेसिस जिस तरह बात की कि इंटीमा के अंदर पहले टीयर आता है, छोटा सा कट आता है, फिर वो एक्सटेंड होता है, ब्लड जो अंदर घुस जाता है, मीडिया के अंदर फॉल्स ल्यूमन बन जाता है और एओर्टा जो होती है वो टीयर होती जाती है, डायसेक्ट होती जाती है, फॉल्स ल्यूमन बनता जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं कुछ की वर्ड बोल रहा हूँ। ये जो टीयर बनता है असेंडिंग एओर्टा में बनता है बिकॉज यहाँ पर बीपी बहुत ज़्यादा होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर डिस्टल टू द एओर्टिक वाल्व बनता है मोस्ट कॉमनली। सो फिर इसके आगे क्या होगा कि यहाँ पर चीर बन गया, डायसेक्शन हो गया। अब ये डायसेक्शन एक्सटेंड होती होती एब्डोमिनल एओर्टा में भी जा सकती है, बिल्कुल डिस्टली, या फिर प्रॉक्सिमल उल्टी टुवर्ड्स द हार्ट। सो ये एओर्टिक रूट की तरफ प्रॉक्सिमल डायसेक्शन भी हो सकती है। सो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। सो इसी को बेसिस रख कर हमने 2 तरह की क्लासिफिकेशन बनाई है। डिबैकेज सिस्टम भी हो सकता है, स्टैनफोर्ड सिस्टम भी हो सकता है। वेल सबसे पहले स्टैनफोर्ड की बात करते हैं। स्टैनफोर्ड, एस फॉर सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, या आगे जाएगी डायसेक्शन या पीछे जाएगी। तो अगर असेंडिंग एओर्टा के अंदर है डायसेक्शन तो हम उसे कहेंगे ए, और अगर असेंडिंग एओर्टा में नहीं है, बेली में है, बी, पेट में बेली, तो उसे कहेंगे स्टैनफोर्ड बी। स्टैनफोर्ड ए का मतलब है डायसेक्शन जो है असेंडिंग एओर्टा के अंदर है। स्टैनफोर्ड बी का मतलब है कि डायसेक्शन जो है वो बेली के अंदर है, असेंडिंग एओर्टा को स्पेयर कर दिया, असेंडिंग एओर्टा में नहीं है। ये थी स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। इसके अलावा अगर डी बैकेज सिस्टम की बात करें तो इसमें टाइप 1, 2 और 3 है। सिंपली बात, इसका निमोनिक है CAD, कैड। सो टाइप 1 सी, टाइप 2 ए, टाइप 3 डी। सो टाइप 1 का क्या मतलब? सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट एओर्टा। इसमें जो टीयर होगा वो असेंडिंग एओर्टा में भी आएगा और डायसेक्ट करता करता अप टू द एब्डोमेन चला जाएगा, डिस्टल एओर्टा तक जाएगा। सो दिस इज टाइप 1। टाइप 1 के अंदर कंप्लीट एओर्टा जो है वो इन्वॉल्व होगी, आर्च भी होगी और डिस्टल एओर्टा भी होगी। टाइप 2 का मतलब ए स्टैंड्स फॉर सिर्फ असेंडिंग एओर्टा। सो इसमें जो डायसेक्शन होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी टुवर्ड्स द असेंडिंग एओर्टा। और टाइप 3 का क्या मतलब?
डी स्टैंड्स फॉर डिस्टल एओर्टा या डिसेंडिंग एओर्टा। सो इसमें जो टीयर होगा वो ओरिजिनेट करेगा डिसेंडिंग एओर्टा में, और डायसेक्शन जो है वो आगे की तरफ चलती जाएगी। सो डीबेकिस सिस्टम में हमने देखा 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, CAD, कंप्लीट एओर्टा, असेंडिंग पार्ट ऑफ एओर्टा या फिर डिस्टल एओर्टा। इसके अलावा अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें एओर्टिक डायसेक्शन की, तो इसमें टीयरिंग पेन होगी और ये पेन रेफर होगी टुवर्ड्स द इंटरस्कैपुलर रीजन। इसको MI से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब हमने कहा कि डायसेक्शन जो है वो प्रॉक्सिमली भी जा सकती है, डिस्टली भी जा सकती है। सो इसी के ऊपर जो सारे सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल डायसेक्शन जो है वो डिस्टली चलेगी, स्टमक की तरफ चलेगी, डिसेंडिंग एओर्टा में चलेगी। सो रीनल आर्टरी में अगर ये डायसेक्शन चलती चलती चली जाएगी तो रीनल इन्फार्क्ट हो जाएंगे, रीनल फेलियर, ओलाइगोयूरिया के साथ और इन सारे सिम्टम्स के साथ, पफिनेस के साथ पेशेंट जो है वो आकर हमारे पास लैंड करेगा, रीनल पेन होगी। यही डायसेक्शन चलती चलती मिजेंटेरिक आर्टरी में चलेगी तो मिजेंटेरिक इस्कीमिया हो जाएगा, बावल का इस्कीमिया हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। यही डायसेक्शन चलती चलती स्पाइनल आर्टरीज़ में चलेगी, उन आर्टरीज़ में जिन्होंने स्पाइन को सप्लाई करना था। तो फिर क्या होगा, जब स्पाइन काम करना छोड़ जाएगी तो हम कहेंगे कि उस लेवल के ऊपर लीजन आ गया और उससे नीचे, उस लेवल से नीचे जितना एरिया है वो फारिग हो गया है। सो पैराप्लीजिया हो सकता है, दोनों पैर काम करना छोड़ सकते हैं। सो पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं रीनल फेलियर के साथ, रीनल पेन के साथ, एब्डोमिनल पेन के साथ, बावल इस्कीमिया के साथ या फिर पैराप्लीजिया के साथ। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है, डायसेक्शन प्रॉक्सिमली ऊपर की तरफ है, हार्ट की तरफ है, टुवर्ड्स द एओर्टिक रूट है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आर्च ऑफ एओर्टा होती है उसमें से 3 मेन ट्रंक्स निकलती हैं जो हेड, नेक और शोल्डर को सप्लाई करती हैं। जब ये इफेक्ट हो जाएंगी तो हेड की सप्लाई ख़त्म और इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। उसके अलावा क्रोनरी वेसल्स, अगर हमें पता है कि जो आर्च ऑफ एओर्टा जहाँ से बिल्कुल शुरू ही होती है, रूट होती है, वहीं से ही क्रोनरी आर्टरीज जो है वो निकल जाती हैं। अगर डायसेक्शन यहाँ पे चल जाएगी तो हार्ट की सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, MI हो सकता है। या इसके अलावा जहाँ एओर्टिक वाल्व लगा हुआ है एओर्टिक रूट में, वहाँ पर डायलिटेशन हो जाएगी, या वहाँ पर डायसेक्शन अगर चल जाएगी तो वो जगह जो है वो लूज़ हो जाएगी, एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है। सो एओर्टिक रिगर्जिटेशन जो है वो एओर्टिक डायसेक्शन और एओर्टिक एनरिज्म दोनों के अंदर होगी। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, एक्सरे चेस्ट कराएंगे, उसमें वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टम मिलेगी, और अगर ये मिलेगी तो फिर हम एको करवाएंगे, देखेंगे हार्ट तो नहीं हमारे पास अफेक्ट हुआ, और इसके अलावा CT करवाएंगे, CT एंजियोग्राफी। नाउ दिस CT एंजियोग्राफी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और ट्रीटमेंट क्या है, वेल ट्रीटमेंट डिपेंड करता है टाइप A है या टाइप B। टाइप A भी जो है वो स्टैनफोर्ड सिस्टम है, और जो डी बेकर सिस्टम है उसमें टाइप 1, 2, 3 है। अब जो डी बेकर की टाइप 1 और टाइप 2 है वो स्टैनफोर्ड की टाइप A है, और जो डी बेकर की टाइप 3 है वो ही हमारी स्टैनफोर्ड की टाइप B है। सो अगर सिंपल वर्ड्स में देखें कि जो टाइप A है या जो डी बेकर की हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 है इसमें सर्जरी करेंगे, और जो टाइप स्टैनफोर्ड B है या जो डी बेकर की हमारे पास टाइप 3 है इसके अंदर मेडिसिन ट्रीटमेंट होगी। सो अगर टाइप A की बात करें या टाइप 1, टाइप 2 की बात करें तो इसमें सिंपली डायसेक्शन जो होगी वो असेंडिंग एओर्टा में होगी, तो इस केस में सर्जरी करनी पड़ेगी। चेस्ट को खोलेंगे किस तरह, वाया मीडियन स्टर्नोटमी, बीच में से स्टर्नम को काट देंगे, चेस्ट खुल जाएगी, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास करेंगे यानी हार्ट को जो है वो मशीन पे लगा देंगे, और उसके बाद एओर्टा को क्लैम्प कर देंगे। क्लैम्प क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फिर जो अफेक्टेड पोजीशन है हम उसको निकालेंगे और उसकी जगह ग्राफ्ट लगाएंगे। ग्राफ्ट अगेन जो लगा सकते हैं वो डैक्रन ग्राफ्ट होगा, और मोर्टेलिटी अगर इसको नहीं ट्रीट करेंगे तो 75% है। इसके अलावा टाइप B की बात करें, ये तब है जब बेली वाले रीजन के अंदर यानी एब्डोमिनल एओर्टा आ जाए या डिस्टल एओर्टा आ जाए। तो इस केस में सिंपली मैनेज करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ, और सर्जरी सिर्फ तब करेंगे जब पेन बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स। नीमो मीन्स एयर, थोरैक्स मीन्स थोरैक्स यानी जो लंग्स की दोनों लेयर्स हैं, विसरल प्लूरा और प्राइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में अगर एयर आ जाए तो हम इसे कहेंगे नीमोथोरैक्स। अचानक हो गया तो स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स की 2 टाइप्स है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि वैसे ही बंदा ठीक था, इसमें जो मोस्ट लाइकली बंदा होगा ना वो थिल, लीन, टॉल, यंग मैन होगा, ये इसका कीवर्ड है, बज़वर्ड है, थिन, लीन, टॉल, यंग मैन। उसको अचानक अगर चेस्ट में पेन हो रही है राइट साइड की, दिस इज़ मोस्टली गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस प्राइमरी नीमोथोरैक्स। सेकेंडरी का क्या मतलब है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ थी, COPD का पेशेंट था, सूटे लगाता था, सिगरेट पीता था, एज़मा का पेशेंट था, उसको अचानक चेस्ट में पेन हुई है राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, तो ये जो होगा ये स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स है। सो अगर प्राइमरी नीमोथोरैक्स की बात करें तो इसमें 75% केसेस में जो पेशेंट होगा वो यंग मैन होगा, थिन होगा, टॉल होगा, लीन होगा,
और ये जो कंडीशन है ये फैमिलीज़ में रन करती हैं। अब इसमें होता क्या है कि सब प्लूरल ब्लैब्स या वेजिकल्स या जो बुल्ला होते हैं वो अचानक लीक कर जाते हैं, फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जितनी एयर है वो लंग्स की विसरल और प्राइटल लेयर्स के बीच में आ जाती हैं। अब ये किस किस एरिया में अफेक्ट हो सकते हैं, हमें पता है लंग के 3 लोब्स हैं, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। अपर लोब की एपेक्स में, मिडल और लोअर लोब की जो अपर बॉर्डर है उनके अंदर स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर सेकेंडरी नीमोथोरैक्स की बात करें तो ये तब होगा जब विसरल प्लूरा लीक कर जाएगी एंड दैट्स सेकेंडरी टू सम अंडरलाइंग डिजीज़ लाइक एजमा और सीओपीडी और स्मोकिंग। सो अब ट्रीटमेंट की बात करें स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स की तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, कितना एक कोलैप्स हुआ है। वेल अगर तो कोलैप्स 25% से लेस है तो सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, चस्के लेंगे। 30% है या थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसमें एस्पायर करेंगे, और ज़्यादा है तो उसमें चेस्ट इंट्यूबेशन कर सकते हैं या प्लूरोडीसिस इसको कहते हैं फ्यूजन करना, या इसके अलावा सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कंप्लीट प्लूरेक्टमी हो सकती है, पार्शियल प्लूरेक्टमी हो सकती है, या फिर बुलेक्टमी हो सकती है, और इसको हम कहेंगे दिस इज़ एपिकल बुलेक्टमी। सो अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है। अगर तो नीमोथोरैक्स 25% से लेस केस में और पेशेंट हमारा हेल्दी है, कुछ स्मोकर भी नहीं है, सीओपीडी का भी नहीं है, तो इस केस में हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और जो नीमोथोरैक्स है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब क्या रेट है, 1.25% पर डे के हिसाब से जो नॉर्मल एयर होती है वो एब्जॉर्ब होती रहती है और कंडीशन जो है वो खुद ही रिजॉल्व कर जाती है। सो हम कह सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को नीमोथोरैक्स हुआ 25% एरिया जो अफेक्टेड है तो उसको राउंड अबाउट रफली 20 दिन लगेंगे कि वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाए सारी एयर और नीमोथोरैक्स खुद ब खुद क्लोज हो जाए। इसके अलावा एस्पिरेशन कर सकते हैं। अगर तो नीमोथोरैक्स 30% से ज़्यादा है तो इस केस में एस्पिरेशन करेंगे और इस सारी एयर को एस्पायर किस तरह करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ 3-वे स्टॉप कॉक, और इसका जो रिकरेंस रेट है एस्पिरेशन का वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चेस्ट इंट्यूबेशन कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। जब भी लार्ज नीमोथोरैक्स होगा तो हमें चेस्ट इंट्यूबेशन करनी पड़ेगी और इसको हम जो ट्यूब है वो डालते हैं ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में है, और चेस्ट इंट्यूबेशन को हम वाटर सील के साथ यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम प्लूरोडीहिसिस कर सकते हैं। अब एक पेशेंट में हमने चेस्ट ट्यूब डाल के रखी है और उसका नीमोथोरैक्स ठीक ही नहीं हो रहा, 7 दिन गुजर गए हैं, पूरा हफ्ता गुजर गया, वो नहीं ठीक हो रहा, तो प्लूरोडीहिसिस करेंगे। प्लूरोडीहिसिस का क्या मतलब है कि फ्यूज़ कर देना, जो 2 लेयर्स हैं लंग की, प्राइटल और विसलर प्लूरा, इनको आपस में फ्यूज़ कर देंगे। अब ये किस तरह करेंगे, वेल अब उस पेशेंट को चेस्ट ट्यूब जो है वो डली पड़ी है, हम उस चेस्ट ट्यूब के थ्रू कुछ सैक्लेरोजिंग एजेंट्स जो हैं वो इंजेक्ट कर देंगे, और ये सैक्लेरोजिंग एजेंट्स क्या हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, ब्लियोमाइसिन या टैल्क। अब ये क्या करेंगे, ये वहाँ पर जाकर इन्फ्लेमेशन कराएंगे। जब भी इन्फ्लेमेशन होगी हीलिंग होती है, फाइब्रोसिस होती है। सो जब भी फाइब्रोसिस होगी तो जो लंग की 2 लेयर्स है, प्लूरल विसरा और प्राइटल विसरा, वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी और इस तरह जो एयर लीक था वो अब फिक्स हो जाएगा। यानी हम सिंपली कह सकते हैं जो पंचर था उसके ऊपर हमने एक तरह से फाइब्रोसिस कर दी है। इसके अलावा नीमोथोरैक्स को डील करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ सर्जरी। अब सर्जरी की क्या इंडिकेशन है, रिकरेंट नीमोथोरैक्स से पेशेंट आया, हमने ट्यूब डाली, ठीक हो गया, 2 दिनों बाद फिर आ गया, दोबारा नीमोथोरैक्स हो गया, सो इस केस में सर्जरी करेंगे। या फिर कंटिन्यूस एयर लीक हुए जा रही है और हमने चेस्ट ट्यूब डाल के रखी है और 3 से 5 दिन गुजर गए और लंग जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है, अंदर एयर बढ़ती जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सो इस केस में हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। उसके अलावा मैसिव एयर लीक हुई है और जो रिकवरी है वो नहीं हो रही, 24 घंटे हो गए हैं मैसिव एयर लीक को, इस केस में हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। बायलैटरल नीमोथोरैक्स है, लेफ़्ट और राइट लंग दोनों बज गए हैं, तो इस केस में सर्जरी की तरफ जाएंगे। या फिर पेशेंट काफ़ी दूर एरिया में रह रहा है, उसको बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो इस केस में भी हम सर्जरी करेंगे। या फिर लार्ज बुल है, अगेन वही मैसिव एयर लीक वाली बात होगी। सो ये सारी इंडिकेशंस है सर्जरी की। वेल क्या क्या इंडिकेशंस है, सबसे पहले रिकरेंट नीमोथोरैक्स बार बार हो रहा है, कंटिन्यूस 3 से 5 दिन में एयर लीक हो ही जा रही है, लंग ठीक नहीं हो रहा, मैसिव एयर लीक हो गई है, 24 घंटे के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, बायलैटरल नीमोथोरैक्स है, या पेशेंट जो है वो दूर एरिया में रह रहा है। सो ये सारी इंडिकेशंस है सर्जरी की। सर्जरी में क्या कर सकते हैं, प्लूरेक्टमी का मतलब है लंग निकाल देना। कंप्लीट प्लूरेक्टमी भी कर सकते हैं, पार्शियल प्लूरेक्टमी भी कर सकते हैं, या फिर एक बुला जो हमने कहा लार्ज बुला था या जो लार्ज ब्लैब था उसको निकाल देना, सो इसे हम कहेंगे बुलेक्टमी या एपिकल बुलेक्टमी। इसके अलावा सर्जिकल एम्फाइसीमा नेक्स्ट टॉपिक है। ये एम्फाइसीमा क्या होता है, दिस इज़ प्रेजेंस ऑफ एयर इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये यहाँ पर चेस्ट के ऊपर, आइज़ के नीचे, फेस के ऊपर, अप टू हम कह सकते हैं कि आईलिड से लेकर स्क्रोटम तक
कहीं भी एयर अगर घुस जाएगी और हम उसके ऊपर पेशेंट को हाथ लगाने इस तरह जैसे कड़च 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 ये पापड़ों वाली आवाज़ आए, तो इसका मतलब है कि एयर आ गई है, सर्जिकल एम्फेसीमा है, सब कुटेनियस टिश्यू के अंदर एयर घुस गई है, और इसका मतलब है कि लंग को इंजरी हुई है, लंग जो है वो पंचर हुआ है और उसकी एयर जो है वो सब कुटेनियस टिश्यू के अंदर आ गई है। वेल अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर तो लोकलाइज्ड एम्फाइसीमा है, थोड़ी सी जगह पे है, तो कंजर्वेटिवली हम इसको ट्रीट करेंगे। और अगर एक्सटेंसिव एम्फाइसीमा है, आईलिड्स भी जो है वो कड़च कड़च कर रही हैं, हाथ लगा रहे हैं, चेस्ट पे हाथ लगा रहे हैं, पुड़च पुड़च की आवाज़ आ रही है, स्क्रोटम तक गया हुआ है, एक्सटेंसिव एम्फाइसीमा, तो इस केस में चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करेंगे ऑन द अफेक्टेड साइड। अब जो सर्जिकल एम्फाइसीमा है वो 1 हफ्ते के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जो हमने स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स की बात की थी, ये 20 दिन लेता है, और सर्जिकल एम्फाइसीमा हफ्ते के अंदर 7 दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एम्पाइमा थोरेसिस। एम्पाइमा का मतलब है पास, थोरेसिस का मतलब है कि जो प्लूरल स्पेस है जो प्राइटल और विसरल प्लूरा के बीच में थोरेक्स रीजन के अंदर, सो इसके अंदर अगर पास पड़ जाए हम इसे कहेंगे एम्पाइमा थोरेसिस। सो एम्पाइमा इज इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड या डेब्रिस जो कि प्लूरल स्पेस के अंदर आता है। प्लूरल स्पेस जो होती है वो विसरल और प्राइटल प्लूरा के बीच में होती है। ये होता क्यों है? पहले कोई अनट्रीटेड प्लूरल स्पेस की इन्फेक्शन थी, वो बाद में प्रोग्रेस कर गया और उसके अंदर बैक्टीरिया आ गया, पस पड़ गया, तो हम कह सकते हैं कि एम्पाइमा थोरेसिस हुआ है। सो ये अनट्रीटेड प्लूरल स्पेस इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब कॉजेज़ क्या हैं? पहली बात पैरानमोनिक एफ्यूजन। अब जो मोस्ट ऑफ द टाइम एम्पाइमा थोरेसिस होता है वो पैरानमोनिक एफ्यूजन की वजह से होता है। पैरानमोनिक एफ्यूजन का क्या मतलब कि पेशेंट को पहले नमूनिया हुआ है, नमूनिया जो है वो सही तरह ट्रीट नहीं हुआ, रिजॉल्व हुआ है, या फिर नमूनिया के साथ ही जितनी पेरीफ्री वाला रीजन है वहाँ पर इंक्रीज कैपिलरी हुई है, परमेबिलिटी, सारा फ्लूइड अंदर आ गया है और वहाँ पर इफ्यूजन हो गई है। सो दिस इज़ कॉल्ड पैरानमोनिक इफ्यूजन। अब इस इफ्यूजन में अगर बैक्टीरिया आ जाएगा तो एम्पाइमा थोरेसिस हो सकता है। सो पैरानमोनिक इफ्यूजन की वजह से एम्पाइमा थोरेसिस हो सकता है। कोई थोरेसिक ट्रॉमा हुआ है और साथ ही जो है वो डिफरेंट जर्म्स अंदर चले गए, एम्पाइमा थोरेसिस हो सकता है। थोरेसिक सर्जरी हुई है, लंग एब्सेस था, रप्चर हो गया, इसकी वजह से एम्पाइमा थोरेसिस हो सकता है। यानी एब्सेस जो था वो लंग पैरेन्काइमा के अंदर था, अब वो रप्चर हुआ है और जितना उसका डेब्रिस या फ्लूइड है वो प्लूरल स्पेस के अंदर आ गया बिटवीन विसरल एंड पैराइटल प्लूरा। इसके साथ इन्फेक्शन हो सकती है, उनकी एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल मीडियास्टेनाइटिस था उसकी वजह से एम्पाइमा थोरेसिस हो गया, एब्डोमिनल इन्फेक्शन थी उसकी वजह से एम्पाइमा थोरेसिस हो गया। सो नॉन प्लूरल इन्फेक्शन की एक्सटेंशन की वजह से हो सकता है, या फिर ईसोफेजियल टीयर की वजह से। ईसोफेगस में ज़ाहिर है सारे इतने जीआईटी के बैक्टीरिया हैं, सो वो जाकर पास कॉज कर सकते हैं। इंडवेलिंग कैथेटर, कोई कैथेटर काफ़ी देर से डला होता है, चेस्ट ट्यूब डली डली डली, वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया आ गया, एम्पाइमा थोरेसिस हो गया। सो ये सारे कॉजेज़ है, पैरानमोनिक इफ्यूजन, thoracic trauma, surgery, lung abscess, extension of infection from mediastinum, abdominal infection, esophageal tears या indwelling catheter। अब पैथोफिजियोलॉजी इसमें क्या है? वेल नॉर्मली होता क्या है कि जो 2 लेयर्स हैं लंग के बाहर, विसरल और प्राइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में आपस में रबिंग होती है, फ्रिक्शन होती है। सो इसके अंदर नॉर्मली थोड़ा सा फ्लूइड होता है। अब ये थोड़ा सा फ्लूइड सिक्रीट भी होता है और इसकी ड्रेनेज भी होती है। सो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है, जितना सिक्रीट होता है उतना ड्रेन होता है। ड्रेनेज कैपेसिटी इन लिम्फेटिक्स की है 500 मिलीलीटर। सो जब एक्सेस फ्लूइड अंदर आ जाएगा तो ये बेचारी लिम्फेटिक्स ओवरलोड हो जाएगी, ये इनको ड्रेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि प्लूरल फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह फ्यूजन जो है डेवलप हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी फ्यूजन। और अगर ये नमूनिया के साथ या नमूनिया के बाद हुआ है तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ पैरानमोनिक एफ्यूजन। नाउ दिस इज़ द कॉज ऑफ एम्पाइमा। नमूनिया करती क्या है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है। इन्फ्लामेशन क्या करती है? जितनी आसपास कैपिलरीज होती हैं या जो इतने मीजोथीलियल सेल्स होते हैं उनकी परमिएबिलिटी को आपस में इंक्रीज़ करती है। जो जब वो खुल जाते हैं, परमिएबल हो जाते हैं, तो उसके अंदर प्रोटीन जो है वो सारी घुस जाती है। सो इट बिकम्स परमिएबल टू प्रोटीन और प्रोटीन कंटेंट जो है वो 3 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है। सो जो पैरानमोनिक प्लूरल एफ्यूजन होगी उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगी। हाँ, अगर कोई हार्ट फेलियर की वजह से हुई है या किसी और कॉज की वजह से हुई है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हुई है, तो इस केस में प्रोटीन जो होगी वो कम होगी। सो पैरानमोनिक क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, परमिबिलिटी इंक्रीज हुई है, सो इस केस में प्रोटीन कंटेंट जो है ज़्यादा होगा 3 ग्राम पर लीटर से। अब एम्पाइमा बनने की 3 स्टेजेस होते हैं। पहली बात एक्सुडेटिव स्टेज, यही जिसमें अंदर प्रोटीन जो है एक्सुडेट करके इधर एक्यूमुलेट हो गई है। दूसरी स्टेज फाइब्रोपुरुलेंट, यानी इसके अंदर पास पड़ जाएगी। और थर्ड स्टेज लॉक्यूलेशंस। लॉक्यूलेशंस का मतलब है इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, मेम्ब्रेन्स बन जाएंगी और उसके अंदर जितना सारा फ्लूइड है वो ट्रैप हो जाएगा।
तो अगर इन्हीं 3 स्टेजेस में सबसे पहले एक्सिडेटिव स्टेज की बात करें तो एक्सिडेट का वही मतलब कि प्रोटीन जो है वो एग्जिट हो गई है थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन्स, या जो लीकी चैनल्स बन गए हैं, ये जो इंक्रीज परमिबिलिटी हुई है वहाँ से प्रोटीन जो है बाहर आ गई है और वो अब 2 लंग्स की लेयर के बीच में फ्रीली फ्लो कर रही है। अब इसमें हुआ क्या है कि इन्फ्लामेशन हुई है शदीद, साथ बैक्टीरिया वगैरह भी है, तो न्यूट्रोफिल्स भी आ जाएंगे, टाइम के साथ साथ न्यूट्रोफिल्स आने लग जाएंगे। सो इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और जब हम टैप करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे तो ग्लूकोज जो पीएच लेवल्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी कोई बैक्टीरियल एक्शन नहीं हुआ। हाँ, जब बैक्टीरियल एक्शन अगली स्टेज में होगा, इसके अंदर पस पड़ेगी, बैक्टीरिया आएंगे और बैक्टीरिया सारी ग्लूकोज को कंज्यूम कर जाएंगे, तब ग्लूकोज लेवल कम हो जाएंगे और पीएच जो है वो एसिडोसिस की तरफ जाएगी। लेकिन एक्सुडेटिव स्टेज में कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया ही नहीं है, कोई पास ही नहीं है। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, सिंपली ड्रेनेज करेंगे और साथ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी करेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है विच इज़ फाइब्रिनोपुरुलेंट स्टेज, यानी इसके अंदर पास पड़ना शुरू हो जाएगी और फिब्रिनो का मतलब जितने कोएगुलेशन फैक्टर्स है वो आने लग जाएंगे। सो इसमें होगा क्या कि जो ऑलरेडी अंदर प्रोटीन रिच फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसकी विस्कोसिटी जो इंक्रीज़ होगी। किस तरह इंक्रीज़ होगी, पहली बात कोएगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे और कोएगुलेशन होगी, ये फ्लूइड थिक हो जाएगा। दूसरी बात पुरुलेंट, इसके अंदर पास पड़ेगी, बैक्टीरिया आएंगे और इन्फेक्शन होगी। इस स्टेज को हम ट्रीट करेंगे चेस्ट इंट्यूबेशन के साथ। और इस केस में ग्लूकोज जो है वो भी डी रेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, पीएच जो है वो एसिडोसिस की तरफ चली जाएगी। थर्ड स्टेज इज़ ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। अब होगा क्या कि वो कहेगा कि बस ठीक है अब मैं इधर ही रहूँगा, ठीक है, ये इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज हो जाना, उधर ही रह लेना। या फिर हम सिंपली से कहें लॉकुलेशंस, लॉकुलेशंस में कंपार्टमेंट बन जाएंगे, चैनल बन जाएंगे। अब कुछ जो एफ्यूजन या सिस्ट होती हैं उनके अंदर यूनिलॉकुलर होती हैं, एक लॉकुलेशन होती है, कुछ मल्टी लॉकुलर होती हैं। सो इस तरह यहाँ पे भी लॉकुलेशंस बन जाएंगी। लॉकुलेशंस क्या है, थिक मेम्ब्रेन बन जाएगी जो कि एंट्रैप करेगी लंग पैरेन्काइमा को और इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ख़राब हो जाएगी, या लंग जो है वो अब स्ट्रेच नहीं होगा, एक्सपैंड नहीं करेगा। सो जितनी इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है ख़राब हो जाएगी और पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ और इन सारे सिम्टम्स के साथ। और अगर इन्फ्लामेशन है तो फीवर के साथ भी आएगा, इन्फेक्शन है फीवर भी होगा। सो ये सारे जितने भी एम्पाइमा थोरेसिस के सिम्टम्स ये हो सकते हैं। और जब वो खांसी करेगा तो अंदर से गंदी स्मेल निकलेगी, पस निकलेगी। सो डीकॉर्टिकेशन जो होगी इस स्टेज में इसकी ट्रीटमेंट है। डीकॉर्टिकेशन किस तरह कर सकते हैं, वैट्स के थ्रू भी कर सकते हैं या ओपन थोरेकोटमी भी कर सकते हैं। अब ये वैट्स क्या है, वैट्स कहते हैं वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी को। वेल डीकॉर्टिकेशन है क्या, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम इस रिस्ट्रिक्टेड फाइब्रस टिश्यू को जो कि लंग के ऊपर चढ़ गया इसको रिमूव करते हैं। अब हुआ क्या है कि लंग है, लंग के बाहर 2 लेयर्स है, विसरल और प्राइटल प्लूरा। यहाँ पर इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या हो गया, एक्सुडेशन हो गया है, फाइब्रोपुरुलेंसी हो गई और अब लॉकुलेशंस बन गई है और लॉकुलेशंस की वजह से एक थिक मेम्ब्रेन बन गया है जो कि बिल्कुल इलास्टिक नहीं है और इसने लंग को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। अब इस मेम्ब्रेन को यानी जो लॉकुलेशंस बनी है इसको हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। दिस इज कॉल्ड डीकॉर्टिकेशन। सो इट्स रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट इज आउटसाइड द लंग, चेस्ट वॉल एंड डायफ्राम। अब जब डीकॉर्टिकेशन कर लेंगे, इस ढीठ लेयर को हम रिमूव कर देंगे तो लंग जो है वो वापस इलास्टिक हो जाएगा, लंग जो एक्सपैंड कर सकता है। और जब इस लेयर को पील करेंगे तो जो चेस्ट वॉल की कंप्लायंस है वो वापस रिस्टोर हो जाएगी, लंग एक्सपैंड करेगा, डिफ्लेट करेगा, इन्फ्लेट करेगा, टिप टॉप फंक्शन जो है रिस्टोर हो जाएगा और पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एम्पाइमा थोरेसिस। नेक्स्ट इज एम्पाइमा नेसेसिटेंट्स। अब ये क्या है, ये भी प्लूरल स्पेस के अंदर पास ही है। मीन टू से जो विसरल और प्राइटल प्लूरा जो लंग के बाहर चढ़ी हुई हैं 2 लेयर्स, इनके बीच में वैसे ही पास आ गई है जिस तरह एम्पाइमा थोरेसिस में, लेकिन ये पास जो है ये सब कुटेनियस टिश्यूज़ के साथ कम्युनिकेट कर रही है। अब ये सब कुटेनियस टिश्यू क्या है, ये चेस्ट वॉल के हैं जिसकी वजह से सॉफ्ट टेंडर फ्लक्चुएशन स्वेलिंग जो है वो चेस्ट के ऊपर आएगी। ट्रीटमेंट इसकी वही है डीकॉर्टिकेशन जिस तरह एम्पाइमा थोरेसिस में की है। ओके, नेक्स्ट इज़ लंग एब्सेस। एब्सेस का मतलब है पास वाली थैली बन जाना। अब होता क्या है कि इसमें लंग का जो पैरेन्काइमा होता है सबसे पहले उसकी नेक्रोसिस होती है, वो टिश्यू थोड़ा सा सड़ता है, वहाँ पर कैविटीज़ बनती हैं, उस कैविटीज़ के अंदर बैक्टीरिया आता है, पस बनती है, नेक्रोटिक डेब्रीज इकट्ठा होता है और इस तरह एक पस वाली जो थैली बन जाती है माइक्रोबियल इन्फेक्शन के बाद, उसे हम कहते हैं लंग एब्सेस। सो इट इज़ डिफाइंड एज नेक्रोसिस ऑफ पैरेन्काइमा, जिसके बाद कैविटी फॉर्मेशन होती है, उस कैविटी के अंदर नेक्रोटिक डेब्रीज या फ्लूइड होता है। अब यहाँ पर एक और टर्म है, उसे हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग नमूनिया या लंग गैंग्रीन। अब
अगर तो लंग पैरेन्काइमा के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर से छोटे छोटे एब्सेस पूरे लंग में इस तरह बन गए, उसे हम कहते हैं दिस इज़ नेक्रोटाइजिंग नमूनिया या लंग गैंग्रीन. सो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल abscesses that are small less than 2 centimeter and they are called necrotizing pneumonia या lung gangrene. So हम बात कर रहे थे lung abscess की, जो अंदर इसमें पास वाली थैली बनी हुई है. प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है. यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्राइमरी का मतलब है एस्पिरेशन, नमूनिया की वजह से जो लंग एब्सेस बन जाता है, दिस इज़ प्राइमरी लंग एब्सेस. और सेकेंडरी लंग एब्सेस कोई और कंडीशन है, कोई फॉरेन बॉडी आ गई, एब्सेस बन गया, ब्रोंकिक्टिसिस हो गया, एब्सेस बन गया, कोई कैंसर हो गया, नियोप्लाज्म में एब्सेस बन गया, तो ये सारी सेकेंडरी लंग एब्सेस में आ सकती हैं. अगर प्राइमरी लंग एब्सेस की बात करें तो इसमें होगा क्या कि एयर फील्ड लेवल्स, यानी जो थैली बनेगी एयर, इसमें ना एयर फ्लूइड लेवल्स होंगे. जब एक्सरे पे करेंगे तो इसमें फ्लूइड और एयर दोनों चीज़ें मिलेंगी. और ये क्यों होंगे? एज अ रिजल्ट ऑफ एस्पायरेशन ऑफ पैथोजन लेडन सिक्रीशन. बंदा अपनी सिक्रीशन अंदर एस्पायर कर लेता है और लंग्स में जाकर ये एब्सेस बना देते हैं. तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो चीज़ होगी जो कि एब्सेस बनाएगी, दैट इज़ एनरोबिक माउथ फ्लोरा. इसका सारा कसूर है, ये एब्सेस बनाता है. ये सबसे ज़्यादा कॉमन पैथोजन है प्राइमरी लंग एब्सेस के अंदर. इसके अलावा अगर सेकेंडरी लंग एब्सेस की बात करें तो ये लंग एब्सेस तब बनेगा जब पहले ही कोई अंडरलाइन कंडीशन होगी. फॉर एग्जांपल कोई लंग एबनॉर्मलिटी है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूल है या क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट है, कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, नियोप्लाज्म कंप्रेस कर रहा है, तो अंदर जितने माइक्रोब्स है वो अपने माइक्रोबियल एक्टिविटी करेंगे. उसके अलावा फॉरेन बॉडी इसकी वजह से भी एब्सेस बन सकते हैं या ब्रोंकिक्टिसिस. सो इन सारी कॉजेज़ में जो एब्सेस बनेगा उसे कहेंगे सेकेंडरी लंग एब्सेस. और पेशेंट जो है वो इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, फीवर, नाइट स्वेट्स. अब याद रखें जब भी एब्सेस होगा तो इसके इसमें फीवर्स के साथ राइगर्स और चिल्स, पेशेंट को बड़े ज़ोर ज़ोर से झटके लगेंगे, इस तरह कांपेगा बुखार में. इसके अलावा पेशेंट को कफ हो सकती है, प्यूट्रिड स्पूटम, स्पूटम में से बड़ी गंदी बू आएगी. और क्या हो सकता है? हेमाप्टेसिस हो सकती है, प्लोरेटिक चेस्ट पेन, फटीग. सो ये सारे जितने साइन सिम्टम्स है ये लंग एब्सेस के. सो डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल है. उसके अलावा एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ रेडियोग्राफिक फाइंडिंग के ऊपर हम लंग एब्सेस लेबल करेंगे. अब रेडियोग्राफिक फाइंडिंग के ऊपर क्या मिल सकता है? वेल, इसमें थिक वॉल्ड कैविटी मिलेगी. ये वही तो है एब्सेस जिसे हमने कहा कि पास की थैली. सो थिक वॉल्ड कैविटी मिलेगी, उस कैविटी के अंदर एयर फ्लूइड लेवल होगा, यानी थोड़ी सी फ्लूइड भी होगी जो कि पास है, और उसके अंदर एयर होगी क्योंकि जाहिर है वहाँ पर एरोब्स एनारोब्स है, जब जितनी बैक्टीरियल एक्शन करेंगे तो वहाँ एयर भी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है बन सकते हैं. अब जो लंग एब्सेस है इसको किस तरह मैनेज करेंगे? मेनली इसकी जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल है और लंबे अरसे के लिए ठोक के हम एंटीबायोटिक्स देंगे. 1 से 3 महीने के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाएगी तो फिर परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे. किस तरह करेंगे? सीटी गाइडेड ड्रेनेज करेंगे और इसका जो सक्सेस रेट है वो 90% है. सर्जरी नहीं करते. अब क्या है कि एब्सेस के पीछे बंदा पूरा सीना खोल दे, और सर्जरी के साथ जो है हाई मॉर्बिडिटी और हाई मॉर्टेलिटी है. सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट है, फेल हो जाए तो सीटी गाइडेड ड्रेनेज करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइलोथोरैक्स. इसका मतलब है कि जो प्लूरल कैविटी है, पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर काइल आ गया, तो हम इसे कहेंगे दिस इज काइलोथोरैक्स. अब काइल होता क्या है? नाउ दिस इज़ अ लिम्फेटिक फ्लूइड दैट इज़ इनरिच्ड विद फैट. अब होता क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ पर काफ़ी विलाई होते हैं. वो विलाई क्या करते हैं? सारे फ़ैट को एब्जॉर्ब करते हैं. फ़ैट किस तरह एब्जॉर्ब होता है? जो फ़ैट होता है वो ब्रेक डाउन होती है उसकी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, वो अंदर आते हैं, अंदर आकर फिर वो कंबाइन होते हैं और फिर ये काइलोमाइक्रोन के अंदर लोड होते हैं और काइलोमाइक्रोन जो है ये लिम्फेटिक्स में भेज देते हैं. लिम्फेटिक्स चलती चलती थोरैसिक डक्ट तक जाती हैं और थोरैसिक डक्ट फाइनली इसको सर्कुलेशन के अंदर पुट कर देती हैं. तो ये सारा इसका जो है वो पाथवे है. अब होता क्या है कि इसमें अगर थोरैसिक डक्ट को कहीं इंजरी आ जाए तो उसकी वजह से ये सारा काइल प्लूरल कैविटी के अंदर जा सकते हैं, जिसे हम काइलोथोरैक्स कहेंगे. और जब हम इस प्लूरल फ्लूइड का टैप करेंगे, एस्पायर करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे तो इसके अंदर काइलोमाइक्रोन्स बहुत ज़्यादा होंगे. सो अगेन इसमें रीज़न क्या है? डैमेज टू द थोरैसिक डक्ट, उसकी वजह से प्लूरल स्पेस के अंदर काइल आ गया. अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? वेल, जो T5 का लेवल होता है, T5 से नीचे नीचे अगर तो इंजरी हुई है इसी थोरैसिक डक्ट को तो राइट साइडेड काइलोथोरैक्स होगा, और अगर T5 लेवल से ऊपर इस थोरैसिक डक्ट को इंजरी हुई है तो लेफ़्ट साइडेड काइलोथोरैक्स होगा. वो इसलिए क्योंकि जब T5 से नीचे नीचे ये थोरैसिक डक्ट होती है ना, तो ये थोड़ी सी राइट साइड पे होती है. T5 के बाद ये घूम के लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाती है. सो इसीलिए अगर T5 से नीचे नीचे इंजरी होगी तो राइट साइड, T5 से ऊपर ऊपर इंजरी होगी तो लेफ़्ट साइड के ऊपर काइलोथोरैक्स होगा.
और अगर मैसिव काइलोथोरेक्स हो जाएगा तो इसमें चंगा रज के फ्लूइड या जो जितना काइल है वो भर जाएगा और पेशेंट को डिस्निया होगा। एक्सरे करेंगे तो इसमें कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स जो हैं वो फारिग हो जाएंगे। वही फाइंडिंग आ जाएगी जो प्लूरल एफ्यूजन में आती है, लेकिन इस केस में जो फ्लूइड होगा वो काइल होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि काइलोथोरेक्स ही है? वेल, हम इस फ्लूइड का टैप कराएंगे, यानी इसको एस्पायर करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे तो इस प्लूरल फ्लूइड के अंदर टैग्स बहुत होंगे। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 110 से ज़्यादा होगा। काइलोमाइक्रोन बहुत ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि ये सारे इंटेस्टाइन से ताज़े ताज़े लोडेड होकर, टैग से लोडेड होकर, फैट से लोडेड होकर ये आ रहे थे और इनको इंजरी होगी और अब ये लंग में चले गए। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो लो हैं, क्योंकि काइलोमाइक्रोन जो है वो टैग्स कैरी करते हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं करते। सो लो कोलेस्ट्रॉल होगा और लिम्फोसाइट काउंट जो होगा एलिवेटेड। सो हाई टैग, हाई काइलोमाइक्रोन, हाई लिम्फोसाइट काउंट अलॉन्ग विद लो कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब है कि एक काइलोथोरेक्स है। और अगर हाई टैग्स मिल गए हैं तो इसका तो मतलब पक्का पक्का ही काइलोथोरेक्स ही है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? वेल, अवॉइड फैटी मील। पहले ही टैग्स इतने ज़्यादा, ऊपर से हम और ज़्यादा फैट खाएं तो एक कंडीशन जो है एग्जैसरबेट कर सकती है। उसके अलावा मीडियम चेन टैग्स जो हैं वो ले सकते हैं। अब ये क्यों ले सकते हैं? वेल, जो स्टैंडर्ड लिपिड के डाइजेशन का तरीका है कि इंटेस्टाइन के अंदर वो सेपरेट होता है, मतलब फैटी एसिड अलहदा हो जाता है, ग्लिसरॉल अलहदा हो जाता है, फिर वो अंदर इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होने के बाद फिर वो रिकम्बाइन होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स के अंदर लोड होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। जो मीडियम टैग्स है ना, उनकी ये इस तरह ब्रेक डाउन नहीं होती, ये बस सिंपली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो हम मीडियम चेन टैग्स जो हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन, पेशेंट को सारी ड्रिप लगाएंगे, मुंह से खाना बंद कर देंगे। उसके अलावा काइलोथोरेक्स को ड्रेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेस्ट इंट्यूबेशन। आगे देखते हैं प्रोसीजर चेस्ट इंट्यूबेशन किस तरह करनी है, ये ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी में करनी है। और अगर बहुत ज़्यादा मैसिव काइलोथोरेक्स है या परसिस्टेंट है, जा ही नहीं रहा, तो इसमें ट्रांसथोरेसिक लाइगेशन करेंगे थोरेसिक डक्ट की, जहाँ से वो लीक हुई है उसको वहाँ से लाइगेट कर देंगे। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें थोरेसिक डक्ट का डिफेक्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल है, आसपास बड़े ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, वो इतना आसानी से नहीं मिलने वाला। उसके अलावा हम कुछ शंटिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लूरोपेरिटोनियल शंट। जितना ये सारा फ्लूइड है इसको पेरिटोनियम में भेज दें, प्लूरेक्टमी कर दें, लंग्स के बाहर जो प्लूर है इसको काट दें, या फिर प्लूरिडिहिसिस कर दें, यानी इन दोनों को आपस में फ्यूज़ कर दें। सो अगर तो काइलोथोरेक्स परसिस्टेंट है तो शंटिंग कर सकते हैं, विच इज़ प्लूरोपेरिटोनियल शंट, प्लूरेक्टमी या प्लूरिडिहिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एयर आ गई है प्लूरल स्पेस में तो इसे कहते हैं नीमोथोरेक्स, फ्लूइड आ गया तो इसे कहते हैं हाइड्रोथोरेक्स। अब हाइड्रोथोरेक्स जो होता है ट्रांसुडेटिव भी हो सकता है, एक्सुडेटिव भी हो सकता है। ट्रांसुडेटिव में एफ्यूजन वगैरह आ सकती हैं, एक्सुडेटिव में पास आ सकता है, प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज़्यादा आ सकता है। अब लंग्स की प्लूरल स्पेस के अंदर एयर है या फ्लूइड है, ये हम क्लिनिकल एग्ज़ाम के ऊपर पता लगा सकते हैं। अगर तो फ्लूइड है तो कंडीशन जो है वो प्लूरल एफ्यूजन वाली बन जाएगी। हाँ, चाहे पानी हो, चाहे मैसिव प्रोटीन हो, चाहे इसके अंदर पस हो, बनेगी कंडीशन प्लूरल एफ्यूजन वाली ही, यानी दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड आ गया है। अब वो डिपेंड करता है, फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है क्या, वट एवर, फ्लूइड ही गया है। या फिर दूसरी कंडीशन है कि अगर फ्लूइड नहीं है तो एयर है। सो हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये फ्लूइड है कि एयर है? वेल, इसके लिए हम पेशेंट को देखेंगे। अगर तो फ्लूइड आ गया दोनों स्पेसिस के बीच में तो सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा। ब्रेथ साउंड्स रिड्यूस, चेस्ट मूवमेंट्स रिड्यूस या डिक्रीज। और इसके अलावा जब हम परकस करेंगे तो जो डलनेस है, वो जो रेजोनेंसी है, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और वो इतनी डिक्रीज़ हो जाएगी कि स्टोनी डल परकशन आएगी। और स्टोनी डल हम सुन नहीं सकते, वो सिर्फ फील कर सकते हैं। तो सब कुछ डिक्रीज़ हो जाएगा इन केस ऑफ इफ्यूजन। इफ्यूजन मीन फ्लूइड आ गया। फ्लूइड जो है कुछ भी हो सकता है, काइलोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, वट एवर, या फिर सिंपली जो है वो एफ्यूजन हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर इसमें फ्लूइड नहीं है, एयर है, तो ये हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं? वेल, इसमें सब कुछ रिड्यूस होगा एक्सेप्ट रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को देखते हैं, उसकी ब्रेथ साउंड्स जो हैं वो डिक्रीज्ड है, चेस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो डिक्रीज है, इतनी ज़्यादा अंदर एयर फंस गई है, स्टफ हो गया है कि वो अब अपनी चेस्ट भी नहीं मूव कर सकता। हाँ, जब हम ऊपर परकस करते हैं तो अंदर इतनी ज़्यादा एयर है, रेजोनेंट है, ऊपर से ढोल की आवाज़ें आती हैं, ढग ढग, हाइपर रेजोनेंसी है। सो एयर के केस में परकशन इंक्रीज़ हो जाएगी, रेजोनेंट, हाइपर रेजोनेंट, और बाकी चीज़ें डिक्रीज़ हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल चेस्ट मूवमेंट्स डिक्रीज़ हो जाएंगी, ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर फ्लूइड है तो सब कुछ डिक्रीज़ हो जाएगा, स्टोनी डल, डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स और डिक्रीज्ड चेस्ट मूवमेंट्स। इसके अलावा अगर बात करें ट्यूब थोरेकोस्टमी की, यानी चेस्ट इंट्यूबेशन, कोस्टोमी का मतलब है सुराख कर देना, मोरी कर देना, और ट्यूब थोराकोस्टमी यानी थोरेक्स के अंदर मोरी करके अंदर ट्यूब घुसाड़ देना, दिस इज़ कॉल्ड चेस्ट इंट्यूबेशन। इंडिकेशन क्या है? नीमोथोरेक्स हो गया है, एयर आ गई है विसरल और प्राइटल प्लूरा के बीच में,
टेंशन नीमोथोरेक्स हो गया। वेल टेंशन नीमोथोरेक्स में पहले तो उसकी जान बचाएंगे ना, नीडल से जल्दी जल्दी पंचर करेंगे, जब उसकी ठुस करके सारी हवा जो है वो निकल जाएगी, फिर उसके बाद आराम से बैठकर चेस्ट इंट्यूबेशन करेंगे। और क्या कंडीशन है जिसमें चेस्ट ट्यूब पेशेंट के अंदर घुसेड़ेंगे? वेल नीमोथोरेक्स परसिस्टेंट है, रिकरेंट है, हमने ठीक किया फिर हो गया। यस, लार्ज सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स इतना ज़्यादा है कि बहुत सारा एरिया इन्वॉल्व हो गया, तो इस केस में भी चेस्ट इंट्यूबेशन करेंगे। मलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन हुई है, मलिग्नेंसी की वजह से अच्छा खासा प्लूरल स्पेस के अंदर पानी भर गया है, एम्पाइमा पस बढ़ गई है, पैरा निमोनिक एफ्यूजन नमूनिया के साथ जो एफ्यूजन हुआ है, लॉकुलेशंस बन गई हैं, या इसके अलावा हीमोनीमोथोरेक्स, एयर भी घुस गया है, फ्लूइड भी घुस गया है, सब कुछ घुस गया है स्प्राइटल और विस्ट्रल स्पेस के बीच में। या फिर पोस्ट ऑप फॉर एग्जांपल हमने कोई थोराकॉट में की है, इसोफेगैक्ट में की है, कार्डिक सर्जरी की है, तो फिर भी पेशेंट को हम ट्यूब डालकर रखते हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्टेप्स ऑफ चेस्ट इंट्यूबेशन किस तरह करनी है, वेल सबसे पहले हम ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी को लोकलाइज करेंगे। अब ये क्या है, जब हम बगल उठाते हैं तो एंटीरियर साइड के ऊपर पैक मेजर मसल होता है, ठीक है, और बगल के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करें तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ मिड एक्सिलरी लाइन। सो पैक मेजर मसल के फोल्ड में और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में एक्सिला के रीजन में यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। इसकी जो बेस है वो निपल के लेवल के ऊपर है और ऊपर ऊपर चलते चलते खुद ही इसकी एपेक्स बन जाती है। सो एंटीरियर साइड के ऊपर पैक मसल, पोस्टीरियर साइड के ऊपर मिड एक्सिलरी लाइन, और बेस जो है वो इज़ ड्रॉन हॉरिजॉन्टली विद द इमेजिनरी लाइन एट द लेवल ऑफ निपल। फिर क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर जितनी स्किन है उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से अच्छी तरह साफ़ करेंगे। ऐसे ना हो कि हम स्किन में चेस्ट ट्यूब घुसेड़ें और स्किन के साथ जितने स्टैफ ऑरिस और जितने बग्स हैं वो भी अंदर चले जाए और बाद में पेशेंट को एम्पाइमा हो जाए। सो स्किन को अच्छी तरह साफ़ करेंगे, वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक लगाएंगे जहाँ पर हमने ट्यूब घुसाड़नी होगी, और 3 सेंटीमीटर का छोटा सा इंसिजन देंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिब्स। जिस तरह रिब्स जा रही हैं उसी के पैरेलल ही छोटा सा 3 सेंटीमीटर का चीरा देंगे। अब इंसिजन हमने कहाँ देना है? वेल जिस तरह रिब्स लगी होती है ना, हर रिब की जो लोअर साइड होती है वहाँ पर न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है, वेन, आर्टरी और नर्व होती है। सो रिब की नीचे वाली साइड के ऊपर नहीं चीरा देना, हम इस तरह कहेंगे कि जो लोअर रिब है उसकी अपर बॉर्डर पर देना है। सो इस तरह क्या होगा, न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है हम उसको प्रिवेंट कर देंगे, उसकी इंजरी नहीं होगी। सो इंसिजन देंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिब्स, उस इंसिजन को फिर थोड़ा सा डीप करेंगे, क्या सबक्यूटेनियस फैट तक काटेंगे, फिर ब्लंट डाइसेक्शन करनी है, आर्टरी फोर्स से फाड़ लेना है और उसको ओब्लीगली जो है ना वो ब्लंटली डाइसेक्ट करते 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 इतनी डाइसेक्शन कर देनी है कि इंटरकोस्टल स्पेस पे चले जाए। और जिस तरह हमने बात की कि जो लोअर रिब है उसके अपर बॉर्डर के ऊपर ये सारी हरकतें करनी है, किसी भी रिब की लोअर साइड पे या लोअर बॉर्डर पे ये हरकतें नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पर न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है, वेन, आर्टरी और नर्व होती हैं, वो हिट हो सकती हैं। सो हम ब्लंट डाइसेक्शन करते करते इंटरकोस्टल स्पेस पे चले गए। अब पता है कि दो पसलियों के बीच में मसल्स हैं जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, इनको भी आर्टरी फोर्सेप्स से हमने स्प्लिट कर देना है, ब्लंट डाइसेक्शन कर देनी है। फाइनली आगे क्या पड़े हैं, लंग्स, लंग्स के बाद चढ़ी है प्लूरा, प्लूरा में भी अंदर विसरल है, बाहर पैराइटल है। सो सबसे बाहर हमें पैराइटल प्लूरा जो है नज़र आ रही है। सो हमने क्या करना है, अब इसी मोरी के अंदर उंगली डाल देनी है और उंगली डालकर इस पैराइटल प्लूरा को ब्रीच कर देना है। जब ये पंक्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल कैविटी में आ गए, ज़ाहिर है विसरल पैराइटल के बीच में आ गए। फिर हमने चेस्ट ट्यूब लेनी है और इधर घुसेड़ देनी है, और ये जो स्पेस होगी दिस इज़ प्लूरल कैविटी। फिर क्या करना है, जो घुसेड़ी हुई चेस्ट ट्यूब है इसको सूचर लगाने हैं और इसकी अपनी जगह पर प्लेस करना है। ऐसे ना हो कि हमने चेस्ट ट्यूब तो घुसेड़ ही दिया, बाद में अटक रही हो, इधर उधर निकल जाए। फिर क्या करना है, जो दूसरी साइड है चेस्ट ट्यूब की वहाँ पर इसको अटैच करना है ड्रेन के साथ विद अंडर वाटर सील जिसे हम कहते हैं, यानी जग में पानी वगैरह भर देना है, उसके अंदर जो है वो बबल्स बनेंगे। अब डिपेंड करता है हमने किस लिए चेस्ट इंट्यूबेशन की है, क्या हमने एयर के लिए की है या लंग्स के अंदर पानी था। लंग्स के अंदर से मुराद जो विसरल और पैराइटल लेयर है, क्या उसके अंदर एयर थी या क्या उसके अंदर पानी था। अगर तो एयर थी तो नीमोथोरेक्स, और अगर तो पानी था तो प्लूरल एफ्यूजन। अब एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, पानी जो होता है हैवी होता है, पानी नीचे की तरफ आता है। सो अगर तो नीमोथोरेक्स है तो हम चेस्ट ट्यूब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रख लेंगे, और अगर प्लूरल एफ्यूजन है तो चेस्ट ट्यूब की डायरेक्शन नीचे की तरफ रख देंगे। और किस साइज़ की चेस्ट ट्यूब लेनी चाहिए, वेल मैक्सिमम साइज़ जो कि पसलियों के बीच में से घुस सके उस साइज़ की चेस्ट ट्यूब लेंगे। सो दैट साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब शुड बी एज लार्ज एज द इंटरकोस्टल स्पेसेस अलाउ।
उसके बाद फिर स्किन को स्टिच कर देंगे ताकि एयर जो है वो लीक ना हो, फ्लूइड बाहर ना निकले। और ट्यूब गुजरने के बाद पेशेंट का एक दफ़ा एक्सरे ले लेंगे, देख लेंगे कि चेस्ट ट्यूब हमने सही तरह डाली है कि नहीं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? वेल, ब्लीडिंग हो सकता है हमने डायसेक्शन की हो, इंसिजन लगाया हो, पेशेंट हीमोफीलिया का हो, या कोई और हमने इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल आर्टरी को पियर्स कर दिया हो तो ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग लोकलाइज भी हो सकती है जिसको हम प्रेशर डालकर कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हीमोथोरैक्स भी हो सकता है। इस सारी स्पेस के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर ब्लड चला जाए। ये तब होगी जब इंटरकोस्टल आर्टरी को इंजरी होगी। और ये जो भंड की है, अब इसको कैसे ठीक करना पड़ेगा? वेल, पहले तो बड़ी हीरो बनने की ट्राई किया है लेकिन काम उल्टा हो गया, भंड हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा? इंट्यूबेशन से हमें थोराकोटमी तक का सफ़र करना पड़ेगा। हीरो बन रहे थे, ट्यूब डाल रहे थे, ट्यूब गलत डली या ब्लड फट गया, ब्लड आ गया स्पेस में, तो फिर अब हमें पूरा थोरैक्स खोलना पड़ेगा, सीना फाड़ना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड थोराकोटमी। और ये अगर हीमोथोरैक्स ठीक ना हो तो फिर ये हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा हीमोपेरिटोनियम हो सकता है, लिवर को इंजरी हो सकती है, स्प्लीन को इंजरी हो सकती है, ऑर्गन पेनिट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट जो था एसिम्प्टोमेटिक किसी हर्निया के साथ था और हर्निया में स्टमक कोलोन या डायाफ्राम जो था वो ऊपर आ रहा था, हमने उसको पियर्स कर दिया, तो इस केस में ऑर्गन पेनिट्रेशन हो सकती है, ऑर्गन को इंजरी हो सकती है, स्टमक कोलोन या डायाफ्राम को। उसके अलावा लंग को इंजरी हो सकती है, वो इसलिए कि हमने चेस्ट ट्यूब या जो चेस्ट ड्रेन थी वो इतनी ज़्यादा अंदर घुसेड़ दी कि उसने विसरल प्लूरा को भी पियर्स करके लंग पैरेन्काइमा के अंदर जाकर हमने उसको घुसेड़ दिया, ज़्यादा पेनिट्रेशन कर दी। सो इस केस में थोड़ा कॉस्मिक ट्यूब से हम लंग को इंजर कर सकते हैं, या फिर प्लूरल एडिशन बने हुए थे, हमने उनको तोड़ने की कोशिश की। सो इस केस में भी लंग को इंजरी हो सकती है। ट्यूब डिसलॉजमेंट, ट्यूब हमने ठीक डाली लेकिन वो इधर उधर इतनी अटकी कि बाद में उसने इंजरी कर दी। एम्पाइमा, हमने स्किन को सही तरह एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ़ नहीं किया, उसी गंदी स्किन के अंदर चेस्ट ट्यूब हमने घुसाड़ दी, और वो क्या किया उसने, अपने साथ साथ बैक्टीरिया भी ले गई और अब लंग के अंदर पस पड़ गई है। एम्पाइमा हो गया विच इज़ जस्ट पस इन द प्लूरल स्पेस, और प्लूरल स्पेस विसरल और प्राइटल लेयर के बीच में होती है। या इसके अलावा रिटेन नीमोथोरैक्स या हीमोथोरैक्स, हमने ट्यूब डाली लेकिन नीमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स जो वो ठीक ही नहीं हुआ। सो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लिकेशन है ट्यूब थोराकोस्टमी की। अब चेस्ट ट्यूब को हमने डाल तो दिया है, निकालना कब है? वेल, अच्छा सवाल है। पहली बात, हमने डाली ट्यूब क्यों? वेल, हमने ट्यूब तब डाली जब पेशेंट की चेस्ट जो थी वो मूव नहीं कर रही थी। बाईलैटरल अगर एक साइड पे थी तो यूनिलैटरल मूवमेंट नहीं ठीक थी, और अगर दोनों साइड के ऊपर फ्यूजन या नीमोथोरक्स था तो बाईलैटरल चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज थी, हमने इसीलिए डाली। या फिर पेशेंट को सांस नहीं आ रहा था, हमने स्टेथ रखी, ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट थे। सो ये वो सारी कंडीशंस थी जिसमें हमने चेस्ट ट्यूब घुसेड़ी। अब अगर ये कंडीशन ठीक हो जाए, फॉर एग्जांपल पेशेंट को सांस आ जाए, देयर इज़ नो ब्रेथलेसनेस, या पेशेंट की जो चेस्ट मूवमेंट्स है वो सिमेट्रिकली मूव करने लग जाए, या बाईलैटरल ब्रेथ साउंड्स जो है वो ठीक आ रही हो, तो इस केस में चेस्ट ट्यूब को हम रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा जब नीमोथोरैक्स था ना तो उसमें एयर आ गई थी बिटवीन द प्लूरल स्पेस। अब जैसे ही वो एयर सारी ड्रेन हो रही है, ड्रेन होते होते वो अंडर वाटर सील में जा रही है, तो पानी के अंदर बबल्स बनेंगे, इस तरह पुट 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 करके बबलिंग होगी। सो अगर वो बबलिंग होना रिमूव हो जाए तो इसका मतलब कि नीमोथोरैक्स जो है वो रिजॉल्व हो गया। सो इस केस में पेशेंट कहेंगे ज़ोर से एक्सपायर करो। सो जब ज़ोर से सांस लेगा तो हो सकता है कि उसके अंदर की एयर भी बाहर आ जाए, अगर हुई तो बबलिंग होगी, और अगर रिजॉल्व हो गया तो कोई बबलिंग नहीं होगी। या पेशेंट कहेंगे ज़ोर से कफ लो। सो जब वो ज़ोर से खांसेगा, कफ करेगा, तो होगा क्या कि अंदर की सारी एयर बाहर आएगी, और अगर नीमोथोरैक्स हुआ तो चेस्ट ट्यूब के थ्रू वो एयर चलती चलती अंडर वाटर सील में भी आ जाएगी और वहाँ पर बबलिंग होगी। और अगर बबलिंग नहीं हो रही एक्सपायर करने पर, कफ करने पर, तो इसका मतलब नीमोथोरैक्स रिजॉल्व हो गया, हम चेस्ट ट्यूब को निकाल सकते हैं। उसके अलावा हीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स में क्या, जब हमने चेस्ट ट्यूब घुसेड़ी थी तो अंदर से रेड कलर का ब्लड आ रहा था। अगर तो ये सारा ब्लड आना बंद हो गया और अब इसकी जगह सीरस फ्लूइड आ रहा है, तो हम चेस्ट ट्यूब को निकाल सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी जो है वो 200 से लेस होनी चाहिए और ड्यूरेशन 24 आवर से कम होना चाहिए। सो एक दिन के अंदर 200 मिलीलीटर से कम अगर ब्लड आए और वो चेंज हो गया सीरस में, तो हम चेस्ट ट्यूब को निकाल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो वेंटिलेटर के ऊपर है ना, उनकी नहीं निकालनी चाहिए चेस्ट ट्यूब। अब होता क्या है कि जब वो वेंटिलेटर के ऊपर लगे होते हैं ना, तो वेंटिलेटर लंग को प्रेशराइज कर रहा होता है, पीछे से प्रेशर दे रहा होता है, तो लंग जो है वो कंटिन्यूसली पैराट्रॉमा के अंदर होते हैं। सो अगर वो पीछे से बहुत ज़्यादा प्रेशर दे तो हो सकता है कि लंग जो है दोबारा फट जाए, दोबारा नीमोथोरैक्स हो जाए। सो हम क्या करते हैं, एक साइड से मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट के ऊपर से जो है मास्क लगा हुआ है, वहाँ से एयर आ रही है, लंग्स उसके कंटिन्यूसली बैरोट्रॉमा के अंदर है, और हमने उसके अंदर ट्यूब जो है वो डाल के रखी हुई है। हाँ, जब हमें लगे
कि जो इंजरी का रिस्क है वो कम हो गया है, तो इस केस में हम ट्यूब को निकाल देंगे, वरना ट्यूब जो है वो अंदर ही पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि इस केस में पॉजिटिव प्रेशर जो है वेंटिलेटर मशीन बहुत ज़्यादा दी जा रही है, लंग्स जो है बैरोट्रॉमा के अंदर है और हो सकता है कि दोबारा नीमोथोरेक्स हो जाए। सो जब रिस्क कम हो जाएगा तो ट्यूब निकाल देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वाइकल रिब का। वेल ये C7 के ऊपर अगर कोई रिब आ जाए तो हम इसे कहते हैं सर्वाइकल रिब या एक्सेसरी रिब या सप्लीमेंट्री रिब या सिंपली से हम कहते हैं दिस इज़ नेक रिब। असल में होता क्या है कि C6 तक रिब होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वाइकल रिब जो होती है वो C7 से निकलती है, लेकिन कुछ केसेस में T1 से भी निकल सकती है। सो T1 वाले बहुत ज़्यादा बहुत ही रेयर हैं। सो ये करती क्या है सर्वाइकल रिब? ये प्रेशर कॉज करती है। किस किस के ऊपर प्रेशर कॉज करती है? वेल लोअर ट्रंक जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस की, इसको अच्छी तरह दबाती है और सब क्लेवियन आर्टरी इसको अच्छी तरह दबाती है, और ये क्या कराती है? थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। सो जब लोअर ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्सिस का अच्छी तरह कंप्रेस होगा तो ब्रेकियल प्लेक्सिस बाजू को सप्लाई करता है C5 6 7 8 T1। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मसल्स होंगे हैंड के या जो मसल्स होंगे नियर द बेस ऑफ थंब, इनके अंदर नमनेस आ जाएगी, इनकी वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये सब क्लेवियन आर्टरी को कंप्रेस करेंगे तो अपर लिम का इस्कीमिया हो जाएगा। अब अपर लिम ये जो सारी सप्लाई कर रही है पूरे हाथ को, और यही सप्लाई जो है ये नेल्स तक जा रही है। नेल्स जो है ये सबसे ज़्यादा अवे हैं। सो जब भी अपर लिम की जो आर्टीरियल सप्लाई है, आई मीन सब क्लेवियन आर्टरी जो कि बाद में एक्सिलरी और ये सारी बनाती हैं और एंड में जाकर नेल्स को सप्लाई करती हैं, सो जब भी सब क्लेवियन आर्टरी कंप्रेस होगी यानी अपर लिम की आर्टीरियल सप्लाई कंप्रेस होगी, तो होगा क्या कि जो सबसे दूर चीज़ पड़ी है, जो नेल्स पड़े हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा और इसकी वजह से रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो सकता है। सो नमनेस हाथ के अंदर, बेस ऑफ द थंब, इसके अंदर नमनेस हो जाना, मस्कुलर एट्रोफी हो जाना, हाथ के सारे मसल्स जो हैं ये सारे श्रिंक हो गए हैं, एट्रोफी हो गए हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो गया, नेल्स जो हैं वो ब्रिटल हो गए हैं, ब्लूइश हो गए हैं। सो ये सारे फीचर्स हैं सर्वाइकल रिब के। सर्वाइकल रिब में हम एक क्लिनिकल टेस्ट कर सकते हैं और उसे कहते हैं एडसन साइन। अब सिंपली होता क्या है कि पेशेंट की रेडियल पल्स को हम नोट करते हैं, पल्स फटक रही है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पेशेंट की आर्म को एबडक्ट करते हैं यानी इस तरह बगल उठाते हैं, और एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं शोल्डर की यानी इस तरह पीछे की तरफ मोड़ते हैं। सो इससे होता क्या है कि जो ऑलरेडी कंप्रेस्ड आर्टीरियल सप्लाई है वो और ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, और जो रेडियल आर्टरी के अंदर पल्स आ रही थी, जो फटक रही थी, वो पल्स फटकना बंद हो जाती है। सो अगर तो ये हो जाए तो इसका मतलब कि एडसन साइन जो है वो पॉजिटिव है और हमारा जो पेशेंट है वो सर्वाइकल रिब का है, यानी उसको पीछे से कहीं से कंप्रेशन आ रहा है। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? डायग्नोसिस एक्सरे के थ्रू करेंगे, इसमें थोरेसिक इनलेट को देखेंगे और सर्वाइकल रिब जो है वो भी नज़र आ सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो हो सकता है पेशेंट हमारा एसिम्टोमेटिक हो सकता है पेशेंट सिम्टोमेटिक हो। अगर तो एसिम्टोमेटिक सर्वाइकल रिब है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वैसे ही छोड़ देंगे। अगर तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है यानी ये साथ साथ सारे सिम्टम्स करा रही है, नमनेस वगैरह, रेनॉल्ड्स फिनोमेना ये सारे आ रहे हैं, तो फिर इस सर्वाइकल रिब को हम एक्सरसाइज कर देंगे। ये किस तरह कर सकते हैं? सुप्रा क्लेविकुलर अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं और एक्सिलरी अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। अब ये क्यों होता है? वेल सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। साइन सिम्टम्स क्या हैं? वेल जितनी भी अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फेस हो गई, नेक हो गई, यहाँ पर एडिमा हो जाएगा, वेंस जो होंगी ग्रॉस हो जाएंगी, डिस्टेंडेड नेक वेंस मिलेंगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन हेड मिलेगी। सो ये सारे साइन सिम्टम्स हैं। कॉजेज़ क्या हैं? लिम्फोमा, वो इसको कंप्रेस कर सकता है। गोइटर सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम करा सकता है। ग्रानुलोमेटस डिजीज़, इसकी वजह से सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो सकता है। या फिर अपर राइट लोब का ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, जिसे हम पैन कोस्ट ट्यूमर कहते हैं, वो भी वेना केवा को इरोड कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। डायग्नोस किस तरह करेंगे? एंजियोग्राफी कराएंगे। इसका क्योर पॉसिबल नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट के अंदर हम रेडिएशन कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, या वीनस बाईपास ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट को एक्यूट रिलीफ मिल जाए। ओके, नेक्स्ट इज़ वैल्वुलर हार्ट डिजीज़। अब हमें पता है हार्ट के अंदर 4 वैल्व्स होते हैं, एओर्टिक, पल्मोनरी, माइट्रल और ट्राइकस्पिड। इन चारों वैल्व के अंदर दो तरह के लीजन्स हो सकते हैं। या तो ये वैल्व्स नैरो हो जाए, इनके अंदर से ब्लड नहीं गुजरेगा, जिसे हम स्टीनोसिस कहेंगे, या फिर ये वैल्व जो हैं फारिग हो जाएंगे, इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे, और ब्लड इनसे रिगर्ज करके वापस बैकवर्ड फ्लो करेगा, जिसे हम कहेंगे कि ये रिगर्ज हो सकते हैं।
सो इस केस में कितने वेरिएंट्स बन सकते हैं? एओर्टिक स्टीनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी स्टीनोसिस, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। सो हर वाल्व के साथ एक स्टीनोसिस हो सकता है और एक रिगर्जिटेशन का वेरिएंट आ सकता है। अब जो डिजीज़ वाल्व हैं उन्हें हम रिपेयर भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो जब रिप्लेस करेंगे तो उन वाल्व्स को निकाल देंगे और उनकी जगह प्रोस्थेटिक वाल्व्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। अब इन प्रोस्थेटिक वाल्व्स का एक मसला है कि इनके ऊपर स्टेफ एपिडर्मिडस की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो एज अ रूल ऑफ थंब देखें तो जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड के वाल्व्स हैं इनमें प्रेफर करते हैं कि इनको रिपेयर ही करें, और जो एओर्टिक और पल्मोनरी के वाल्व्स हैं इनमें प्रेफर करते हैं कि इनको रिप्लेस करें। सो माइट्रल रिगर्ज हो गया, ट्राइकस्पिड रिगर्ज हो गया, इस केस में रिपेयर होंगे, माइट्रल और ट्राइकस्पिड में रिपेयर होंगे, एओर्टिक और पल्मोनरी में रिप्लेस होंगे। अब अगर टाइप्स ऑफ प्रोस्थेटिक वाल्व्स की बात करें तो कुछ वाल्व्स मैकेनिकल भी होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल भी होते हैं। मैकेनिकल की बात करें तो इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं। बॉल एंड केज वाल्व हो सकता है, टिल्टिंग डिस्क वाल्व हो सकता है, बाईलीफ वाल्व हो सकता है। अब जो ये सारे मैकेनिकल वाल्व्स हैं इनका मेन डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोजेनिक होते हैं। ज़ाहिर है ये प्रोस्थेटिक मटेरियल के बने हुए हैं, खुद से सिंथेटिक बनाए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोजेनिक है और इसलिए पेशेंट को लाइफ लॉन्ग वाफरीन लेनी पड़ती है। जो बायोलॉजिकल वाल्व्स हैं वो हमारे पास ऑटोग्राफ्ट भी हो सकते हैं और हीट्रोग्राफ्ट भी हो सकते हैं। ऑटोग्राफ्ट का मतलब एक ही नस्ल से लेना, किसी एक इंसान का लेकर किसी और में लगा दिया, खुद में लगा दिया, फॉर एग्जांपल कैडावर से मूव करके लगा दिया, दिस इज़ ऑटोग्राफ्ट। और हीट्रोग्राफ्ट है कि किसी एनिमल टिश्यू में से लिया है। सो बायोलॉजिकल वाल्व्स भी लगा सकते हैं और मैकेनिकल वाल्व्स भी लगा सकते हैं। अब प्रोस्थेटिक वाल्व्स की क्या कॉम्प्लिकेशन है? वेल वाल्व लगाया है और वो फेल हो गया है, सो स्ट्रक्चरल वाल्वुलर फेलियर हो सकता है, वाल्वुलर लीक हो सकता है, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकती है, यही थ्रोम्बाई जो है वो लंग में जा सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करा सकते हैं, इसी तरह पल्मोनरी इन्फार्क्ट हो सकती है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है इन्हीं वाल्व्स की वजह से, और दैट्स बिकॉज ऑफ स्टैफिलोकोकस स्पीशीज़, और इसमें से भी स्टैफ एपिडर्मिडस। सो अगर माइट्रल वाल्व की बात करें तो इसमें दो लीजन्स आ सकते हैं, या तो स्टीनोस हो गया या फिर रिगर्ज कर रहा है। सो अगर सबसे पहले माइट्रल स्टीनोसिस की बात करें तो ये रूमेटिक फीवर इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है, और माइट्रल स्टीनोसिस को डेवलप होते होते 10 साल लग जाते हैं। जब पहला अटैक होता है रूमेटिक हार्ट का, इसके 10 साल बाद पहले माइट्रल वाल्व रिगर्ज में जाएगा, फिर उसके ऊपर इतनी कैल्सिफिकेशन होती जाएगी कि वो रिगर्ज के बाद अल्टीमेटली स्टीनोसिस में चला जाएगा। सो इसके लिए 10 साल चाहिए। अब जो नॉर्मल माइट्रल वाल्व होता है उसका एरिया होता है 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये एरिया कम होता जाए और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तक रह जाए तो हम कहेंगे कि माइट्रल स्टीनोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। अब कॉजेज़ क्या है माइट्रल स्टीनोसिस के? वेल जिस तरह बताया, रोमैटिक हार्ट है, कैल्सिफिकेशन हो गई है, एज के साथ हो गई है, या फिर कंजेनिटली माइट्रल वाल्व जो है वो स्टीनोस्ड है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? अब माइट्रल वाल्व जो है वो लेफ़्ट साइड पे स्टीनोस हो गया है, तो इसका मतलब इसके पीछे बैक पूलिंग स्टार्ट हो गई है। पीछे क्या पड़ा है? एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया भर गया, लेफ्ट एट्रिया भर गया। लेफ्ट एट्रिया किसके साथ कनेक्टेड है? लंग्स के साथ। सो इसका मतलब लंग्स के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा। सो एज अ रूल ऑफ थंब जब भी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो लंग्स जो होंगे वो अफेक्ट होंगे। एल फॉर लेफ्ट साइड, एल फॉर लंग्स। सो इस केस में लंग्स में क्या क्या मिलेगा? पल्मोनरी कंजेस्शन मिलेगी, जिसके साथ साथ पेशेंट को डिस्निया हो सकती है, फटीग हो सकती है, हेमोप्टिसिस हो सकती है, और माइट्रल स्टीनोसिस का जो मरमर होता है दैट इज़ मिड डायस्लिक मरमर। और अगर फर्दर डिटेल में देखें तो हम ऐसे कहते हैं दिस इज़ डी क्रिसेंडो मिड डायस्लिक मरमर। ये मरमर जो होता है लो पिच्ड होता है, इसमें रम्बलिंग साउंड होती है और साथ क्लिक भी हो सकता है। इसके अलावा अगर सिवेरिटी की बात करें माइट्रल स्टीनोसिस की, तो हमने कहा कि 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका नॉर्मल साइज़ होता है। अब अगर ये साइज़ कम होता जाएगा तो हम कहते जाएंगे कि वाल्व जो है वो स्टीनोस होता गया है। साइज़ अगर 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया तो माइल्ड है, ठीक है। 1 से लेकर 1.5 तक रह गया है तो मॉडरेट है, और अगर 1 से भी थोड़ा साइज़ रह गया बिल्कुल थोड़ा सा, तो इसको हम कहेंगे कि सीवियर स्टीनोसिस है। इसमें करेंगे क्या? सर्जरी करेंगे। सर्जरी की इंडिकेशन क्या है? वेल पहली बार जब पेशेंट सिम्टोमेटिक होगा तो हम उसकी सर्जरी करेंगे। इसके अलावा कुछ एसिम्टोमेटिक कॉजेज़ हैं उसमें भी हम सर्जरी कर सकते हैं। अब एसिम्टोमेटिक कॉजेज़ में क्या आ सकता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो गई, हमने कहा जिस तरह पीछे बैक पूलिंग होती जाएगी, लेफ्ट एट्रिया भरता जाएगा, लंग्स भरते जाएंगे, लंग्स के पीछे फिर जितनी पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो भरती जाएंगी। सो इस केस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी और 50 मिलीमीटर एच से ज़्यादा हो जाएगा। फिर इतना ज़्यादा स्टेसिस हो जाएगा, ब्लड वहाँ पे पड़ा क्योंकि आगे से तो स्टीनोस हो गया, वहाँ पर थ्रोम्बोसिस और एम्बॉलिक इवेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे।
और तीसरा ये है कि हार्ट का सारा रिदम ख़राब हो जाएगा, स्टीनोस हो जाएगा, जो एट्रिया उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी हो सकती है। तो जब एट्रियल हाइपरट्रोफी होगी तो एट्रिया के अंदर जितने नर्व कंडक्शन के पाथवे हैं वो सारे स्ट्रेच कर जाएंगे। सो जब स्ट्रेच कर जाएंगे तो सारी नर्व इम्पल्सेस जिन्होंने उस पाथवे के अंदर जाना था वो बर्सक हो जाएंगी, जिसकी वजह से एट्रिया जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन में जा सकता है, सेकेंडरी टू एट्रियल हाइपरट्रोफी। सो इसमें क्या क्या हो सकता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, 50 से ज़्यादा प्रेशर होगा उसमें, 50 मिलीमीटर मर्क्यूरी से। थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स हो सकते हैं, दीज आर सेकेंडरी टू एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, और लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी हो सकती है। ये सारी इंडिकेशंस हैं सर्जरी के लिए। या इसके अलावा सिम्टम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिस्निया, फटीग, कंजेस्शन, हेमोप्टिसिस, सो इस केस में भी सर्जरी करेंगे। सर्जरी में क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या कर सकते हैं? वेल, सबसे पहले वेल्वोटमी कर सकते हैं, या उसके अलावा वेल्वोप्लास्टी कर सकते हैं। अब वेल्वोटमी का मतलब है कि स्टीनोस्ट, ये जो बारीक हुआ पड़ा है वाल्व जिसके अंदर छोटा सा सुराख रह गया, यानी ब्लड फ्लो का जो रास्ता है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, इसको अगर खोल दें, डायलेट कर दें, सुराख कर दें, मतलब जितने फाइबर्स हैं इनको स्ट्रेच करके खोल दें, तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ वेल्वोटमी। और अगर वाल्व को रिपेयर कर दे तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ वाल्वोप्लास्टी। वाल्वोटमी की बात करें तो क्लोज्ड माइट्रल वाल्वोटमी भी होती है और ओपन। ओपन क्लोज का क्या मतलब? वेल, ओपन का मतलब है कि पेशेंट का इस तरह पूरा सीना खोल देंगे जिस तरह कैबिज के अंदर खोलते थे, और पेशेंट को जी मशीन पे डाल देंगे, CPB इस्टेब्लिश कर देंगे, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, पेशेंट का हार्ट बिल्कुल रोक देंगे, लंग्स रोक देंगे, और जितनी उसकी सारी सर्कुलेशन है वो मशीन के थ्रू बाईपास कर देंगे। दिस इज़ ओपन माइट्रल वाल्वोटमी। डायरेक्टली वाल्व को हम विजुलाइज करेंगे और वाल्व के जो कमीशर्स हैं उन्हें डिवाइड करेंगे, ओपन करेंगे, तोड़ेंगे, और वाल्व जो है वो थोड़ा बड़ा खुल जाएगा। क्लोज्ड माइट्रल वाल्वोटमी का क्या मतलब है? वेल, इसमें CPB जो है वो एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। तो फिर करेंगे क्या कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और जो लेफ़्ट एट्रिया उसके अंदर सुराख करेंगे, सुराख से उसके अंदर उंगली घुसेड़ देंगे, और उस उंगली के थ्रू इस वाल्व को, माइट्रल वाल्व को डायलेट करेंगे। दिस इज़ क्लोज माइट्रल वेल्वोटमी। वेल्वोटमी के बाद दूसरी हमारे पास क्या चॉइस थी? वेल्वोप्लास्टी। वेल्वोप्लास्टी किस तरह करेंगे? बलून के थ्रू, बलून कैथेटर होगा। इसमें होगा क्या कि सबसे पहले फेमरल वेन, वो जो टांग के उधर ग्रोइन वाले रीजन पे होती है, उसके अंदर हम बलून कैथेटर घुसा देंगे, और यहाँ से चलते 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 हार्ट तक चले जाएंगे। सो हमने किया क्या कि कैथेटर को फेमरल वेल के अंदर घुसाड़ा है, और चलते चलते हम इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम से हार्ट के अंदर आ गए। अब राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टल होता है, उस सेप्टल को हम सुराख कर देंगे, पंक्चर कर देंगे। सो हमने क्या किया? ट्रांस सेप्टल पंक्चर किया है, और राइट एट्रियम से अब हम लेफ्ट एट्रियम के अंदर घुस गए। अब इसी लेफ्ट एट्रियम के नीचे जो है वो माइट्रल वाल्व पड़ा है, जहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में मिल रहे हैं। फिर क्या करेंगे? बलून को उस स्टीनोज्ड माइट्रल वाल्व के अंदर घुसाड़ेंगे और इन्फ्लेट कर देंगे। सो जब वो फूलेगा तो वाल्व जो है वो थोड़ा सा खुल जाएगा। सो वाल्व जब खुलेगा तो हम कहेंगे कि हमने स्टीनोसिस को फिक्स कर दिया। सो वी विल इन्फ्लेट द बलून, dilate the valve, and this is going to produce sustained benefit। तो ये थी सारी ट्रीटमेंट माइट्रल स्टीनोसिस की। इसके अलावा इसी माइट्रल वाल्व के अंदर रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। वेल, उसकी क्या कॉजेज़ है? रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर हो सकता है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इसमें ये क्या होगा कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल इतना ज़्यादा डायलेट हो जाएगा तो उसी के साथ अटैच जो माइट्रल वाल्व है ये भी डायलेट हो जाएगा, खिंच जाएगा। सो जब ये खिंच जाएगा तो ये पूरी तरह बंद नहीं हो सकेगा और ये रिगर्ज करना स्टार्ट कर देगा। इस्कीमिया हो गया, इन्फाक्ट हो गया। मोस्ट कॉमनली जो पेपिलरी मसल हमारे पास इसमें अफेक्ट होता है दैट इज़ पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी राइट साइडेड या इंफीरियर वॉल का इन्फाक्ट होता है तो पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल जो है सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट होता है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई होती है वो सिर्फ एक तरफ से ही आ रही होती है। सो जब पेपिलरी मसल नहीं काम करेगा उसके साथ लगे कॉर्डी टेंडेनी नहीं काम करेंगे, और माइट्रल वाल्व जो है वो रिगर्ज करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में भी माइट्रल वाल्व की पहले रिगर्जिटेशन होगी, और फिर वो इतना रिगर्ज करता 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 कि एंड में उसकी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और लेटर स्टेजेस के अंदर माइट्रल स्टीनोसिस होगी। सो इनिशियल स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वी आर गोइंग टू हैव माइट्रल रिगर्जिटेशन, एंड इन लेटर स्टेजेस वी विल गेट माइट्रल स्टीनोसिस। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? एक्यूट और क्रॉनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन। अब इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं। अब होता क्या है कि जो क्रॉनिक होता है, स्लो 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 माइट्रल रिगर्ज होता है, उसमें क्या कहता है हार्ट और सारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अडेप्ट करता जाता है। सो जो क्रॉनिक होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। हाँ, अगर एक्यूटली ही
माइट्रल वाल्व ने काम करना छोड़ दिया, रिगर्ज कर रहा है, यानी सारा ब्लड जो है वो वापस एट्रिया के अंदर जा रहा है। ठीक है, रिगर्ज होके वापस एट्रिया के अंदर जा रहा है। स्टीनोसिस में क्या था, आगे नहीं आ रहा, एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जा रहा। रिगर्ज में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल से घूम के बैक फ्लो करके वापस एट्रिया के अंदर। सो इन दोनों केसेस में एट्रिया के अंदर एकम्युलेट हो जाएगा। सो जब लेफ्ट एट्रिया भर जाएगा तो लेफ्ट एट्रिया के पीछे क्या है, लंग्स, वहाँ पे बैकअप होने लग जाएगा, पूलिंग हो जाएगी, और लंग्स में हमारे पास फ्लैश पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा। ये सिर्फ एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन के साथ होगा। क्रॉनिक में तो टाइम के साथ साथ हार्ट जो है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो अडेप्ट करते जाएंगे। और क्रॉनिक हमारे पास एसिम्टोमेटिक रहेगा, सिर्फ तब सिम्टम्स आएंगे जब इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। सो इस केस में अगेन लेफ्ट साइड है इन्वॉल्व हुई है, ज़ाहिर है माइट्रल लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। सो लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट साइड, एल फॉर लंग्स। सो सारे लंग्स के सिम्टम्स आएंगे, फॉर एग्जांपल डिस्निया, फटीग, पल्मोनरी कंजेस्शन, हिमोप्टेसिस, इसके अलावा ऑर्थोपनिया, डिस्निया, पीएनडी, ये सारे सिम्टम्स जो हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के हैं। ऑस्कल्टेट करेंगे तो माइट्रल रिगर्जिटेशन कौन सा मरमर होता है, ये पैन सिस्टोलिक या होलो सिस्टोलिक मरमर होता है। और अगर एक दो वर्ड्स में इसी मरमर को थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो ये होलो सिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मरमर है, रेडिएट करता है टुवर्ड्स द एक्सिला, हाई पिच्ड है और ब्लोइंग मरमर है। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे, वही इन्वेस्टिगेशन जो माइट्रल स्टेनोसिस में कराई है। वेल कार्डिक में ना कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए बस चुप करके ईसीजी, एक्सरे, एकोकार्डियोग्राफी, कैथेटराइजेशन, ये इन्वेस्टिगेशंस करा देनी होती हैं। अब इंडिकेशंस क्या है सर्जरी की, वेल वही वाली, या तो पेशेंट सिम्टोमेटिक होगा, ये सारे सिम्टम्स आएंगे, ऑर्थोपनिया, डिस्निया, पीएनडी और हेमोप्टेसिस, पल्मोनरी कंजेस्शन, तो हम सर्जरी कर देंगे। या फिर एसिम्टोमेटिक के साथ और फीचर्स आएंगे। क्या क्या फीचर्स आएंगे, वेल दो तो वही पुराने वाले फीचर्स हैं। क्या, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर 50 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो गया है तो हम सर्जरी करेंगे। दूसरी क्या कंडीशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन। अब हो इसमें क्या रहा है कि माइट्रल रिगार्ज हो रहा है, यानी वेंट्रिकल से ब्लड रिगार्ज होकर बैक फ्लो करके एट्रिया के अंदर जा रहा है, एट्रिया बढ़ता जा रहा है, एट्रिया इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है कि वो डायलेट हो गया। अब एट्रिया के अंदर जितने नर्व के पाथवे थे वो भी डायलेट हो गए। सो अब एट्रिया जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर चला जाएगा। सो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर भी सर्जरी करेंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर सर्जरी करेंगे, और अगर एफिब हो गया तो इसके साथ एम्बोलिक इवेंट्स भी हो जाएंगे, उसमें भी सर्जरी करेंगे। तो ये सारे जितने हैं ये पुराने वाली इंडिकेशंस है। अब एक्स्ट्रा इंडिकेशन क्या है, वेल एजेक्शन फ्रैक्शन अगर 60% से कम होगी तो इस केस में सर्जरी करेंगे। अब हो क्या रहा है कि माइट्रल वाल्व से रिगर्ज हो के वापस एट्रिया के अंदर जाई जा रहा है, और एट्रिया से पीछे लंग्स के अंदर पूल होता जा रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो सारा ब्लड बॉडी को इजेक्ट करना था वो अब नहीं हो रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ हो गया है। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो करके वापस एट्रिया में जा रहा है। सो इस केस में इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी तो हम सर्जरी करेंगे। या इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड सिस्टली डायमीटर अगर 45 से ज़्यादा है तो इस केस में भी सर्जरी करते हैं। होता क्या है कि सिस्टली के एंड में ये सारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये आपस में कंट्रैक्ट करता है और डायमीटर जो है वो कम हो जाता है। सो इस केस में होगा क्या कि अगर डायमीटर बहुत ज़्यादा हो जाए यानी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन हुई पड़ी हो तो इस केस में भी सर्जरी करेंगे। सर्जरी में क्या ऑप्शन है, वेल या रिपेयर कर सकते हैं या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं उसमें हम फेवर करते हैं कि रिपेयर हो जाए। सो इस केस में प्रेफर करेंगे कि रिपेयर हो। रिपेयर के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, रिप्लेसमेंट हो सकती है। रिप्लेसमेंट किस तरह कर सकते हैं, माइट्रल अपरेटस को प्रिजर्व करके भी रिप्लेस कर सकते हैं, और पूरे माइट्रल अपरेटस को उखाड़ कर एक नया पूरा वाल्व भी डाल सकते हैं। सो रिप्लेसमेंट में दो ऑप्शन है, विद प्रिजर्व्ड माइट्रल अपरेटस या फिर विद कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइट्रल रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अगर एओर्टिक वाल्व की बात करें तो इसमें भी दो लीजन्स हो सकते हैं, या स्टीनोस्ट हो सकता है या रिगर्ज होगा। अब हमने कहा है कि जो एओर्टिक वाल्व्स होते हैं उसमें हम प्रेफर करते हैं कि वाल्व को रिप्लेस ही कर दें। सो अगर सबसे पहले स्टीनोसिस की बात करें तो स्टीनोसिस का मतलब है कि ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया, ब्लड अब अंदर से नहीं गुजरा। सो इसमें होगा क्या कि नॉर्मल जो एओर्टिक वाल्व है उसका जो ल्यूमेन है या जो साइज़ है वो 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो इसमें होता होता क्या हो जाएगा, ये साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर माइल्ड स्टीनोसिस है तो जो वाल्व का एरिया होगा वो 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना रह जाएगा। मॉडरेट है तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी छोटा रह जाएगा, और अगर सवियर स्टीनोसिस है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा छोटा रह जाएगा। और ये वही मेजरमेंट्स हैं जो हमने माइट्रल स्टीनोसिस में पढ़ी हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एओर्टिक स्टीनोसिस का एक ट्राइड होता है, इसे हम कहते हैं सैड, सिंकपी, एंजिना
और डिस्निया। सो इसमें सिंकपी, एंजिना और डिस्निया का ट्राइएड होगा और ये बहुत करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। ऑस्कल्टेट करेंगे तो एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर किस तरह होता है? वेल, ये क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो होता है, लीन फॉरवर्ड होने पर इंक्रीज हो जाता है, हाई पिच्ड होता है। इसके अलावा ये मरमर जो होता है हार्श होता है, सिस्लिक मरमर है, और ये करोटिड्स की तरफ जो है वो रेडिएट करता है। इसके अलावा इसमें क्लिक भी हो सकता है, इजेक्शन भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में क्या आ सकता है? एको करवा सकते हैं या फिर डॉपलर करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या पूरा वाल्व रिप्लेस कर देंगे या जो एग्जिस्टिंग वाल्व है उसकी वेल्वॉटमी कर देंगे। अब जो एओर्टिक वाल्व के स्टीनोसिस हैं उसमें हम प्रेफर करते हैं कि रिप्लेसमेंट हो। इसके अलावा परक्यूटेनियस वेल्वॉटमी जो है ये हम छोटे बच्चों में करेंगे जिनके अंदर एओर्टिक स्टीनोसिस होते हैं। सो जब इन छोटे बच्चों के अंदर वेल्वॉटमी करनी है तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ परक्यूटेनियस एओर्टिक वेल्वॉटमी, यानी हम स्किन के थ्रू अप्रोच करेंगे। और ऐसे पेशेंट्स जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उन्हें कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इंडिकेशंस क्या हैं एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट किन केसेस में करेंगे? वेल, सिम्टोमेटिक केसेस जिनमें सिंकपी, एंजिना, डिस्निया का ट्राइएड आ रहा है उनके अंदर सर्जरी करेंगे, या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जिनके अंदर एसोसिएटेड हार्ट सर्जरी होने वाली है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होने वाला है, साथ उसका एओर्टिक का ही मसला है। सो अब हम उसका हार्ट खोल ही रहे हैं जैसे कैसे, तो फिर लगे हाथों हम साथ इस एओर्टिक स्टीनोसिस को भी सही कर दें। या कोई और ऐसा हार्ट का लीजन है या हार्ट का वैल्व है जिसकी सर्जरी होने वाली थी, तो साथ लगे हाथों हम इसको भी कर देंगे। सो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी किसी और हार्ट सर्जरी के अंदर इन्वॉल्व होने जा रहे हैं उनके अंदर हम सर्जरी कर सकते हैं एओर्टिक स्टीनोसिस के लिए। उसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन आ रहा है। सो इसमें हुआ क्या है कि जो एओर्टिक रूट के ऊपर एओर्टिक वाल्व था वो स्टीनोस कर गया, यानी ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब आगे नहीं जा रहा क्योंकि ल्यूमेन बहुत ज़्यादा नैरो है। सो इसमें हो क्या रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर बहुत ज़ोर से प्रेशर लगा रहा है कि इस एओर्टिक वाल्व के थ्रू इस ब्लड को किसी तरह मैं बॉडी में भेज दूँ, लेकिन एओर्टिक वाल्व जो है वो स्टीनोस्ड है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल इतना ज़ोर लगाएगा कि वो हाइपरट्रोफी होता जाएगा, डायलेट होता जाएगा और एंड में इजेक्शन फ्रैक्शन गिर जाएगी, हार्ट फेलियर हो जाएगा, डायलिटेशन हो जाएगी। सो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो तो इस केस के अंदर भी हम सर्जरी करेंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज में कोई अब नॉर्मल रिस्पॉन्स है, जिस तरह हमने कहा सिंकपी, एंजिना, डिस्निया, हल्का सा बंदा कोई एक्सरसाइज करे सिंकपी हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए, तो इस केस में सर्जरी करेंगे। इसके अलावा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, वी टैकी, इसकी ईसीजी देखेंगे तो इस तरह बड़े बड़े पहाड़ बने हुए होंगे, माउंटेन्स बने हुए होंगे, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स QRS होंगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि एओर्टिक वाल्व जो है वो स्टीनोस्ड है, पीछे से वेंट्रिकल जो है वो जोर भी लगाई जा रहा है, वो अपना रेट भी ज़्यादा तेज़ किए जा रहा है कि मैं किसी तरह इस स्टीनोस्ड वाल्व के पार इस ब्लड को फेंक दूँ, लेकिन वाल्व जो है वो स्टीनोस्ड है। सो वेंट्रिकुलर डायलिटेशन भी होगी, वेंट्रिकुलर टेकी भी होगा, दोनों का एंड रिजल्ट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है और पेशेंट को हाइपोटेंशन, सिंकपी, एंजिना, डिस्निया ये वगैरह सब हो सकते हैं। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी हो सकती है। और वाल्व का एरिया अगर बहुत 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 ज़्यादा छोटा है, हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा सीवियर है, और अगर इस केस में 0.6 चला जाता है तो फिर भी हम सर्जरी करेंगे। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या फिर सिंकपी, एंजिना, डिस्निया या वाल्व का साइज़ छोटा, इन सारे केसेस में हम सर्जरी करेंगे। इसके बाद अगला मरमर है दिस इज़ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अब यही एओर्टा की जो रूट में जो एओर्टिक वाल्व लगा हुआ है ये रिगर्ज करके यानी बैक फ्लो करके ब्लड का वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फेंकना शुरू कर दे, तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अब ये होता क्यों है? दो कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। एक तो हमने पता है कि जो रूट ऑफ एओर्टा है वहाँ पर 3 साइनसेस होते हैं और उन 3 साइनसेस के ऊपर 3 कस्प होते हैं। सो अगर इन वाल्व के कस्प के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस वजह से भी एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है। ये कंजेनिटल भी हो सकता है, रोमैटिक हार्ट के साथ भी हो सकता है, एंड सो कोलेजन कनेक्टिव डिसऑर्डर्स के साथ भी हो सकता है। इसकी मल्टीपल कॉजेज़ है। दूसरी बात, जो एओर्टिक रूट है जहाँ से एओर्टा हार्ट में से निकल रही है वो पूरी रूट उसकी डायलिटेशन हो जाए, उसकी कोई डिजीज़ हो जाए, तो इस केस के अंदर भी एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो जाएगी। ये इस तरह है कि जिस तरह वजाइना जो होती है वो टाइट होती है, फिर जो वो जितने यूज़ होती है तो डायलेट हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह एओर्टिक रूट भी जो है वो शुरू में टाइट है। जब उसके ऊपर कोई मतलब स्ट्रेस आएगा या कोई उसकी डायलिटेशन हो जाएगी तो एओर्टिक रूट जो है वो डायलेट हो जाएगी। अब इस एओर्टिक रूट के साथ वाल्व जो है वो अटैच है, सो वाल्व भी डायलेट हो जाएगा और वो वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, सही तरह पूरी तरह क्लोज नहीं होगा। सो जब वो क्लोज नहीं होगा तो रिगर्ज करके ब्लड सारा वापस वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। सो एओर्टिक रूट किस किस में होती है? साइफिलस, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये सफेलस के अंदर एओर्टिक रूट की डायलिटेशन हो सकती है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जितने हैं, मार्फन सिंड्रोम, एलर-डैनियस सिंड्रोम, इसके अलावा एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस में हो सकती है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, इतना ज़ोर ज़ोर से प्रेशर जो है एओर्टिक रूट पे बार बार स्ट्राइक करता है कि ये डायलेट करती जाती है, एनोरिज्म हो सकता है। सो एओर्टिक रूट एनोरिज्म, एओर्टिक डाइसेक्शन, इन सारी केसेस में रूट जो है वो डायलेट कर सकती है। अब अगर एओर्टिक रिगर्जिटेशन के मर्मर की बात करें तो ये हमारे पास डी क्रेसेंडो मर्मर है, अर्ली डायस्लिक है, हाई पिच्ड है। इसी तरह इसके साथ बहुत सारी एसोसिएशन है, फॉर एग्जांपल पिस्टल शॉट है, डी मसट साइन है, वो जो पल्सेटिंग वुल है, बॉबिंग हेड है, ये सारी चीज़ें फैमरल वेन के अंदर भी ये सुनाई देता है। सो इसके सारे ये इसके साथ साथ एसोसिएशंस है, ये इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा इंडिकेशंस अगर सर्जरी की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और ये कब करेंगे, जब सिम्टोमेटिक है या फिर एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के साथ कुछ और चीज़ें। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, हुआ क्या है कि अब इसमें हुआ क्या है कि बजाय इसके कि ब्लड एओर्टा से बॉडी में जाए, रिगर्जिटेट होकर ये वापस लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया है। लेफ़्ट वेंट्रिकल टाइम के साथ साथ इनलार्ज होता जाएगा, डायलेट हो जाएगा, और जब वो डायलेट हो जाएगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। उसके अलावा कोई ऐसे पेशेंट जो कि ऑलरेडी एसोसिएटेड हार्ट सर्जरी के साथ जा रहे हैं, जिनका दिल अभी खुलने ही वाला है, फॉर एग्जांपल कोई बाईपास का पेशेंट है और उसके साथ लगे हाथ उसको एओर्टिक रिगर्जिटेशन है। सो अब ऐसे पेशेंट को हमने ऑपरेशन तो करना ही करना है, तो साथ हम लगे हाथों एओर्टिक रिगर्जिटेशन को भी फिक्स कर देंगे। सो ऐसे पेशेंट जो कि किसी हार्ट सर्जरी के लिए ऑलरेडी जा रहे हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम इंडिकेटेड है एओर्टिक रिगर्जिटेशन की सर्जरी कर सकते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन होगी, अगेन वही रीज़न, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन या डायलिटेशन, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। उसके अलावा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये अब रेयर है, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है रोमैटिक फीवर के अंदर। उसके अलावा कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर, कार्सिनॉइड सिंड्रोम में क्या होता है कि सेरोटोनिन की ये सारी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। फिर होता क्या है कि ब्लड से चलता 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 हार्ट में जाता है, हार्ट में जाकर ये ट्राइकस्पिड वाल्व की डिजीज़ कराता है। रिगर्ज भी करा सकता है स्टीनोसिस, लेकिन मोर लाइकली जो है वो रिगर्ज कराएगा। अब यहाँ पर एक बड़े मज़े की बात है कि जो कार्सिनॉइड सिंड्रोम होता है वो सिर्फ राइट साइड ऑफ द हार्ट को अफेक्ट करता है, लेफ्ट साइड को नहीं करता। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व आ सकता है या पल्मोनरी वाल्व आ सकते हैं। सो राइट साइड को ही ये क्यों अफेक्ट करता है, वेल कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो होता है उसमें सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा होता है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, जीआई अपेंडिक्स वगैरह यहाँ से निकलता है और ये चलता चलता राइट साइड ऑफ द हार्ट पे चला जाता है। अब राइट साइड के ऊपर ये खच्चे करता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व को अफेक्ट करता है, रिगर्जिटेशन कराता है। फिर होता क्या है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से अब इसने लंग्स में जाना है। सो ये लंग्स में जाता है, लेकिन लंग्स में हमारे पास आगे और ज़्यादा इंतज़ाम है। लंग्स में क्या इंतज़ाम है, लंग्स में हमारे पास माओ है विच इज़ मोनोमाइन ऑक्सीडेज, और कॉम्ट है विच इज़ कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। वो क्या करते हैं, सेरोटोनिन को मेटाबोलाइज कर देते हैं और इसको इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटल्डिहाइड और 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। सो जब ये लंग से घूम के वापस लेफ़्ट साइड में आता है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तब ये इनएक्टिवेटेड होता है। सो कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो होता है सिर्फ राइट साइड ऑफ हार्ट को अफेक्ट करता है। इसके अलावा ट्राइकस्पिड वाल्व डिजीज़ और किस में हो सकती है, एंडोकार्डाइटिस। ये एंडोकार्डाइटिस हम उसकी बात कर रहे हैं जो चर्सियों में है। चर्सी क्या करते हैं, जो सिरिंज होती है चरस वाली, वो उसको वेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। सो जब वो वेन के इंजेक्ट करते हैं तो साथ अपने साथ स्टेफ ऑरिस के बग्स जो हैं, जो कि एंडोकार्डाइटिस करा रहे हैं, वो भी अंदर ले जाते हैं। अब वेन जो है वो राइट साइड पे जाती है, तो पहले स्टेफ ऑरिस को कौन सी साइड मिलेगी, राइट साइड मिलेगी। सो अगर चर्सी को एंडोकार्डाइटिस हो गया है, किसी आईवी ड्रग अब्यूज़र को एंडोकार्डाइटिस हो गया है, उसने टीका या सिरिंज लगाई थी, तो मोस्ट लाइकली जो बग होगा वो स्टेफ ऑरिस होगा, और मोस्ट लाइकली जो एंडोकार्डाइटिस होगा वो ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर होगा। तो ट्राइकस्पिड वाल्व की डिजीज़ है या स्टीटोसिस है या रिगर्जिटेशन है। अगर तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है, हम स्टेथ रखेंगे, हमें इसके अंदर होलो सिस्टोलिक मरमर मिलेगा, हाई पिच साउंड मिलेगा, ब्लोइंग करेक्टर होगा। इसके अलावा S3 जो है वो भी बन सकती है। और अगर ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस का मरमर होगा तो ये किस तरह होगा, ये डी क्रिसेंडो मरमर होगा। ये वाला मरमर जो होगा ये डायस्लिक का मरमर है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का सिस्लिक का मरमर है। सो ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस का डायस्लिक, डी क्रिसेंडो मरमर है, हार्श है, हाई पिच्ड है और मिड डायस्लिक है। इसके अलावा इसमें ए वेव जो है वो भी मिल सकती है। सो इस तरह हम देख लेंगे कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का या स्टीनोसिस का है। इसमें क्या करेंगे, वेल्वैक्टमी कर सकते हैं या वाल्व की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा राइट साइड ऑफ हार्ट पर एक और वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी ट्रंक की बेस के ऊपर होता है। इसके अंदर भी या रिगर्जिटेशन हो सकती है या स्टीनोसिस हो सकती है। इसके भी रिस्क फैक्टर वही हैं, कार्सिनोइड सिंड्रोम जिस तरह हमने कहा कि राइट साइड ऑफ हार्ट को ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये हो सकता है। और चर्सियों के अंदर जो रोमैटिक हार्ट फीवर है, एंडोकार्डाइटिस है, ये सारी चीज़ें इसको अफेक्ट कर सकती हैं। अब पल्मोनरी वाल्व जो है वो स्टीनोस भी हो सकता है, रिगर्ज भी हो सकता है। अगर तो पल्मोनरी स्टीनोसिस होगी तो ये सिस्टलिक मार्मर होगा, क्रिसेंटो डी क्रिसेंटो मार्मर होगा, क्लिक के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा हार्श होगा, हाई पेस्ड होगा और रेडिएट करेगा टुवर्ड्स द शोल्डर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पल्मोनरी एरिया के ऊपर स्टेथ रखते हैं और हमें कुछ डी क्रिसेंटो मार्मर मिलता है, अर्ली डायस्लिक मार्मर मिलता है, हाई पिच्ड मार्मर मिलता है, सो इस केस में जो मार्मर होगा दिस इज़ गोइंग टू बी पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। अब इस केस में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? वेल इस केस में वेलवॉटमी करेंगे जिसे हम कहेंगे बलून डायलेटेशन, और पल्मोनरी रिगर्ज जो है वो यूजुअली वेल टॉलरेटेड है और इसके लिए कोई सर्जरी नहीं करेंगे। सो सिर्फ स्टीनोसिस के अंदर वेलवॉटमी करेंगे यानी बलून डायलेटेशन, एंड दैट्स इट। ओके, सो फाइनली वी हैव कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, और इसमें सबसे पहले देखेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फेलेको। नाउ दिस इज़ द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़। अब इसमें होता क्या है कि 4 कार्डिनल कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि पल्मोनरी स्टीनोसिस होती है, जो पल्मोनरी ट्रंक होती है वो बिल्कुल स्टीनोस हो जाती है। फिर होता क्या है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो इसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा ज़ोर लगाता है, इतना ज़्यादा ज़ोर लगाता है, पुश करता है कि उसकी टाइम के साथ साथ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है। सो दो फीचर्स ये हो गए, पल्मोनरी स्टीनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब होता क्या है कि आगे से तो स्टीनोस्ट है, अब ये ब्लड कहाँ जाए? वेल दो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टल डिफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से फ्लो करके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेन जो पल्मोनरी ट्रंक है जिसके अंदर उसने जाना था वो स्टीनोस्ट है। सो ब्लड अब बाईपास करके वीएसडी से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। सो थर्ड कंपोनेंट आ गया वीएसडी, और फोर्थ ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। सो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, पल्मोनरी स्टीनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वीएसडी एंड ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। अब होता क्या है कि राइट वेंट्रिकुलर की जो आउटफ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई पड़ी है, पल्मोनरी स्टीनोसिस हुई है। सो सारा ब्लड जो है वो शंट हो गया है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वीएसडी, और फिर वहाँ से एओर्टा में चला गया। सो इसमें होना क्या था कि जो अब नॉर्मल सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना था, वहाँ पर अब डीऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड जाना शुरू हो गया। सो अब डीऑक्सीजनेटेड नीला गंदा खून जा रहा है, तो हम इसी वजह से जो पेशेंट होगा वो थोड़ा बड़ा साइनोस्ड होगा। सो इसीलिए टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो को कहते हैं दिस इज़ अ साइनोटिक हार्ट डिजीज़। वेल क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? जब बच्चा पैदा होगा तो बड़ा साइनोटिक होगा, डिस्निया होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें इजेक्शन सिस्टोलिक मार्मर मिलेगा। इन्वेस्टिगेशंस वही सारी, एकोकार्डियोग्राफी, कार्डिक कैथेटराइजेशन, इन्वेस्टमेंट, ईसीजी, एको, ये सारी करवाएंगे इन्वेस्टिगेशंस। अब सर्जरी की इंडिकेशन क्या है? पहली बात, बच्चे को सवियर साइनोसिस है, नीला हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया तो वो ड्रॉप कर गया 80% से कम, इस केस में हम सर्जरी करेंगे। उसके अलावा जो साइनोटिक स्पेल्स हैं वो आ रहे हैं। होता क्या है कि पेशेंट अचानक अच्छा खासा नीला हो जाता है, इसे कहते हैं टेट स्पेल्स या साइनोटिक स्पेल्स। फिर इसमें क्या कहते हैं, पेशेंट कहते हैं तुम स्क्वाट कर लो, तो उसका जो साइनोटिक स्पेल होता है वो थोड़ा बड़ा टूट जाता है। सो अगर टेट स्पेल्स आ रहे हैं, हाइपर साइनोटिक स्पेल्स आ रहे हैं, तो इस केस में सर्जरी कराएंगे। इसके अलावा डिस्निया हो रहा है, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, सिंकपी हो रही है, पोलीसाइथीमिया, अब इसमें रिएक्टिव पोलीसाइथीमिया होता है। अब साइनोसिस इतना ज़्यादा होता है कि वो ट्रिगर करता है एरिथ्रोपोइटिन को, और फिर जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर आरबीसीज आ जाते हैं, ब्लड थिक हो जाता है, पोलीसाइथीमिया हो जाता है। सो अगर ये सारी इंडिकेशंस हैं तो इसमें सर्जरी करेंगे। सीवियर साइनोसिस, साइनोटिक स्पेल्स, डिस्निया, सिंकपी और पोलीसाइथीमिया। सर्जरी में क्या कर सकते हैं? टोटल करेक्शन कर सकते हैं या फिर पैलिएटिव प्रोसीजर कर सकते हैं। टोटल करेक्शन का क्या मतलब कि हम जी मीडियन स्टर्नोटमी इंसिजन देंगे, स्टर्नम को इस तरह खोलेंगे, ठीक है, पूरा हार्ट खुल जाएगा, पेशेंट बेहोश होगा, उसका हार्ट और जो लंग्स होंगे उनको हम पैरालाइज कर देंगे, हार्ट को कार्डियोप्लेजिक सोल्यूशन में डाल देंगे, और हार्ट और लंग्स को हम बाईपास करेंगे, यानी जो सारा खून है वो एक मशीन में से गुजार के ऑक्सीजनेट करके वापस सर्कुलेशन में डाल देंगे। सो हार्ट और लंग्स के फंक्शन को हम फारिग करा देंगे, दिस इज CPB, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। फिर क्या करेंगे, हार्ट अब शांत हो गया, चुप करके बैठ गया, जो VSD है उसे क्लोज करेंगे, और जो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन थी जिसे हमने सिंपली पल्मोनरी स्टीनोसिस का है उसे थोड़ा वाइड करेंगे।
ये जो है टोटल सर्जिकल करेक्शन। इसके अलावा पलाइएटिव प्रोसीजर भी हो सकते हैं। ये किस लिए कि हम जल्दी जल्दी बस कर दें, पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो हम उसकी लाइफ सेव कर लें, बाद में टोटल करेक्शन करते जाएं। अब पलाइएटिव प्रोसीजर में क्या होगा कि जो सिस्टेमिक ब्लड है उससे हम पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर शंट कर देंगे। फिर ये क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज़ लंग के पास ले जाएंगी, लंग ऑक्सीजनेट करके पल्मोनरी वेन से वापस भेज देगा और फिर जो है ये सर्कुलेशन में चल जाएंगी। सो हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि एक शंट बना देंगे जो कि सिस्टेमिक ब्लड को किसी तरह लंग्स तक पहुंचाए, और वो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचाएगी। सो इस शंट को हम कहते हैं ब्लैलॉक टॉसिंग शंट, और ये शंट होती है सब क्लेवियन आर्टरी में। इसमें ब्लड होता है जो कि बॉडी को जा रहा होता है, हम इस आर्टरी में से एक शंट बना के पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डाल देते हैं। सो यहाँ पर हमने एक शंट बनाई है फ्रॉम सब क्लेवियन आर्टरी टू पल्मोनरी आर्टरी, और हम इसे कहेंगे ब्लैलॉक टॉसिंग शंट। इसके अलावा नेक्स्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, दैट इज़ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वैसल। ग्रेट वैसल में दो बड़ी बड़ी वैसल्स हैं, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। अब होता क्या था कि एओर्टा ने एओर्टिक रूट में से निकलना था, यानी कि हम कह सकते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल में से निकल के पूरी बॉडी में जाना था, और जो पल्मोनरी ट्रंक है उसने अपनी पल्मोनरी रूट में से निकलना था जो कि राइट वेंट्रिकल के ऊपर है और लंग्स पे जाना था। अब हुआ क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोजिशनिंग हो गई है, एओर्टा की जगह पल्मोनरी ट्रंक आ गई है, पल्मोनरी ट्रंक की जगह एओर्टा आ गया है। सो अब इसमें हुआ क्या है कि जो एओर्टा है वो अब राइट वेंट्रिकल से निकलकर पूरी बॉडी के अंदर जा रही है, और जो पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलकर लंग्स में जा रही है। अब इसमें क्या हुआ है कि दो सेपरेट इंडिपेंडेंट सर्किट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गए हैं। नॉर्मली एक ही सर्किट होता है ना कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस लेफ़्ट एट्रियम में आता है, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और एओर्टा के थ्रू बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से जो है वो राइट एट्रियम में आता है। ये एक ही एक्चुअली सर्किट है जिसमें हार्ट और लंग्स जो हैं वो आपस में मिलकर कॉपरेट कर रहे हैं और एक ही सर्किट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि दो अलहदा सर्किट बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एक सर्किट में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही घूमता रहेगा घूमता रहेगा, एक में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही घूमता रहेगा घूमता रहेगा। अब जो बॉडी को मिलेगा सिस्टेमिक सर्किट बनेगा, उसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो पल्मोनरी सर्किट इंडिपेंडेंट बनेगा उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड होगा। कैसे होगा, सारी बॉडी से जो गंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया राइट एट्रियम के अंदर, वहाँ से क्या राइट वेंट्रिकल। होना क्या चाहिए था, नॉर्मली इस राइट वेंट्रिकल से अब लंग्स में जाना चाहिए था, लेकिन इसमें केस में क्या हुआ है, ट्रांसपोजिशन हुई पड़ी है। अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के साथ एओर्टा लग गई है। अब यही जो सारा डीऑक्सीनेटेड गंदा ब्लड है ये वापस बॉडी में चल जाएगा, फिर इसी बॉडी से घूम के राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एओर्टा फिर बॉडी में चल जाएगा। सो ये एक पूरा सर्किट बन गया, बॉडी से आ रहा है बॉडी में ही जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ही है, इसकी ऑक्सीजनेशन हो ही नहीं रही। दूसरा सर्किट क्या है, लंग से आ रहा है ऑक्सीजनेट होकर लेफ़्ट एट्रिया के अंदर, वहाँ से आ रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब होना क्या चाहिए था, यहाँ पर एओर्टा लगी होनी चाहिए थी कि वो सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करे, यहाँ पर ट्रांसपोजिशन हो गई है, यहाँ पर अब लग गई है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक क्या करेगी, वापस लंग के पास भेज देगी, लंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर ऑक्सीजनेट करेगा, फिर वो लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में चल जाएगा। सो ये एक दूसरा सर्किट जो है वो चल जाएगा। सो दो अलग अलग लूप्स जो हैं वो चल जाएंगे और ये आपस में बिल्कुल भी किसी तरह कनेक्टेड नहीं होंगे, और पेशेंट जो है वो बड़ा जल्दी फुड़क जाएगा अगर इसको हम जल्दी रिकग्नाइज नहीं करेंगे। सो इस केस में होगा क्या कि पेशेंट के अंदर साइनोसिस होता जाएगा, साइनोटिक हार्ट डिजीज़, और बहुत ज़्यादा गंदा साइनोसिस जो है वो सवियर हो जाएगा, सेंट्रल साइनोसिस, ज़ुबान भी पीली हो जाएगी, सब कुछ। और फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रोग्रेस करेगा, और ऐसा साइनोसिस जो बहुत ही ज़्यादा बहरा है और अर्ली लाइफ में, और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट वैसल्स। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वेल इस केस में हम बलून सेप्टोस्टमी कर सकते हैं या टोटल एनाटमिकल करेक्शन कर सकते हैं। सेप्टोस्टमी का क्या मतलब कि जो दो एट्रिया के बीच में सेप्टम है, इंटर एट्रियल सेप्टम, उसे हम पंक्चर करके खुद यहाँ पर ASD एक बना दे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, खुद से एक पंक्चर करके डिफेक्ट बना दे। सो इसमें होगा क्या कि इन दोनों लूप्स में हम कम्युनिकेट करेंगे। अब बॉडी में जो एग्जैक्टली टोटल 100% जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा था, अब उससे तो बेहतर होगा ना, कुछ मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में जाना स्टार्ट कर देगा। सो ब्लड जो होगा वो कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, लेकिन वो कम्प्लीटली डीऑक्सीनेटेड भी नहीं होगा। सो लेसर ऑफ टू ईवल्स है ये थोड़ा सा।
सो इस प्रोसीजर में सिंपली करेंगे क्या कि बलून को पास करेंगे राइट एट्रियम में और इंटर एट्रियल जो सेप्टम है उसको पंक्चर कर देंगे, उसके अंदर होल क्रिएट कर देंगे। इस तरह दोनों एट्रियम जो आपस में कम्युनिकेट कर देंगे और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया से पास होकर राइट एट्रिया में जा सकता है, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और देन वहाँ से पूरी बॉडी में। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोजिशनिंग हुई है तो राइट वेंट्रिकल से इस बार लंग्स में नहीं जाएगा, इस बार राइट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ये तो थी रैश कैंट बलून सेप्टोस्टमी। इसके अलावा एक टोटल एनाटमिकल करेक्शन भी करेंगे। इसमें क्या होगा कि इन्हीं ग्रेड वैसल्स को वापस उखाड़ कर इनकी जो एग्जैक्ट जगह थी जहाँ पे इन्हें होना चाहिए था वहाँ पर इसमें लगा देंगे। सो इसमें नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी को डिस्कनेक्ट करेंगे हम लेफ़्ट वेंट्रिकल से और एओर्टा को डिस्कनेक्ट करेंगे राइट वेंट्रिकल से। उठा कर एओर्टा की जो उसकी अच्छी ओरिजिनल जगह बनती थी लेफ़्ट वेंट्रिकल उसके ऊपर लगा देंगे और जो पल्मोनरी आर्टरी की या पल्मोनरी ट्रंक की जो ओरिजिनल जगह बनती थी राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो हम इसको उठाकर वहाँ पर लगा देंगे। नाउ दिस इज़ टोटल एनाटॉमिकल करेक्शन। इसके अलावा एक और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड TAPVD विच इज़ टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस ड्रेनेज। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर टुवर्ड्स द हार्ट आ रही होती हैं, वो सारी पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं इनटू द लेफ़्ट एट्रिया, फिर वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल और फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में जाता है। अब हुआ इसमें क्या है, कोई एनॉमली आ गया, सो इट इज़ टोटल एनॉमलस। किस में एनॉमली आई है? पल्मोनरी वीनस ड्रेनेज में। जो पल्मोनरी वेन ने आकर लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ओपन होना था, अब वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ओपन नहीं हो रही, वो कहीं और ड्रेन हो रही है। कहाँ ड्रेन हो रही है? सिस्टेमिक वेन्स में हो रही है। फॉर एग्जांपल सुपीरियर वेना केवा के अंदर आकर ड्रेन हो रही है या इन्फीरियर वेना केवा के अंदर आकर ड्रेन हो रही है। इसकी वजह से होगा क्या कि ब्लड में मिक्सिंग हो जाएगी। जितना सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर अब आकर पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स कर दिया है। और पेशेंट जो है किस तरह प्रेजेंट करेगा? फर्स्ट वीक में साइनोसिस के साथ। सो ये भी एक साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। एकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, पल्मोनरी एंजियोग्राफी कराएंगे और डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें क्या करेंगे कि पल्मोनरी वीनस ड्रेनेज को रीएस्टैब्लिश करेंगे, वहाँ से उखाड़ेंगे जो ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के अंदर जाकर घुसी हुई है, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और इसको इसकी अपनी जगह के ऊपर डाल देंगे। कहाँ पर? लेफ़्ट एट्रियम जो इसकी ऑफिशियल जगह बनती थी। सो सर्जिकल प्रोसीजर में हमने रीएस्टैब्लिश किया पल्मोनरी वीनस ड्रेनेज को इनटू द लेफ़्ट एट्रियम। उसके अलावा PDA विच इज़ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब ये सिंपली वही है, ASD या VSD वही वाला काम करेगा, लेफ़्ट टू राइट शंट करेगा। ASD VSD क्या करते हैं? हार्ट के अंदर होते हैं। PDA क्या होता है? ये वैसल्स के बीच में होता है। काम इसका भी वही है, लेफ़्ट टू राइट शंट। ASD ने भी यही करना है, VSD ने भी यही करना है, PDA ने भी यही करना है। सो हम कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट टू राइट शंट है इन द आर्टरीज। सो नॉर्मली होता क्या है कि डक्टस आर्टरियोसिस जो होती है ना वो बर्थ के फ्यू आवर्स के अंदर क्लोज होती है और अगर ये परसिस्ट कर जाए तो हम इसे कहते हैं दिस इज़ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। फिर ये करती क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर सर्किट के अंदर ब्लड को ठूसना शुरू कर देती है, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट से राइट शंट। अब सारा ब्लड इसने उठा उठा के राइट के अंदर ठूसना शुरू कर दिया तो राइट साइड के ऊपर क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। राइट साइड क्या होती है? लंग्स से रिलेटेड होती है, पल्मोनरी आर्टरी वाली होती है। सो इस केस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, प्रेशर पल्मोनरी आर्टरीज में राइज कर जाएगा और इस तरह जो है वो प्रीलोड इंक्रीज़ हो जाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अल्टीमेटली हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। हाँ, अगर PDA का साइज़ बहुत बड़ा है तो कार्डिक फेलियर के सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब इसका जो करैक्टरिस्टिक मर्मर होता है उसे हम कहते हैं दिस इज़ मशीनरी मर्मर। कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई सिस्टोलिक डायस्टोलिक नहीं होता है, बस ये चलता रहता है इस तरह ही चलता रहता है, तो ये मशीनरी मर्मर होता है। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? एको करवाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट जो नॉर्मली जो PDA होता है इसको कौन चीज़ खोल के रखती है? प्रोस्टाग्लैंडिन E। सो PGE2 कीप्स द PDA ओपन। सो अगर इस PGE2 को हम बंद कर दें यानी NSAID दे दें पेशेंट को, PGE2 बंद हो जाएगा और साथ ही PDA भी बंद हो जाएगी। सो अगर किसी पेशेंट में PDA है हम उसे सिर्फ NSAID, एंडोमेथासिन, डिस्प्रिन ये चीज़ें खिला देंगे, उसकी PDA बंद हो जाएगी। सो ट्रीटमेंट में हम एंडोमेथासिन देंगे। हाँ, अगर हम सर्जरी जो है वो प्लान कर रहे हैं तो फिर इस केस में हम PDA को खुद खोल कर रखेंगे डेलिब्रेटली। सो इस केस में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी दे सकते हैं अगर हमने सर्जरी करनी है। वैसे अगर हम पहले ट्रायल देना चाहें तो एंडोमेथासिन से दे सकते हैं। 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर अंदर अगर PDA नहीं क्लोज होगी तो इसका मतलब कि ये नहीं क्लोज होने वाली, फिर इसकी सर्जरी ही करनी पड़नी है। सो सर्जिकल क्लोजर करेंगे,
किस तरह करेंगे? लेफ़्ट थोराकोटमी के थ्रू करेंगे और इसमें डक्ट्स को लाइगेट करेंगे, फिर उनको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो डक्ट्स आर लाइगेटेड एंड डिवाइडेड। नेक्स्ट इज़ कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआक्टेशन कहते हैं कि जी किसी चीज़ का पतला हो जाना, स्टीनोस हो जाना, नैरोइंग हो जाना। सो इसमें होता क्या है, कंजेनिटल डिजीज़ है, एओर्टा नैरो हो जाती है। कहाँ से नैरो होती है? डिस्टल टू द सबक्लेवियन आर्टरी। और मोस्ट कॉमनली ये डिसेंडिंग एओर्टा का पार्ट होता है, क्योंकि यही होता है जो डिस्टल मोस्ट होता है। सो नैरोइंग ऑफ एओर्टा डिस्टल टू सबक्लेवियन आर्टरी एंड इट इज सीन इन डिसेंडिंग एओर्टा। अब इसमें होगा क्या कि जब एओर्टा आगे से स्टीनोस हो गया है, नैरो हो गया है, तो पीछे प्रेशर जो है वो इतना इंक्रीज हो जाएगा। पीछे क्या आती है? अपर एक्सट्रीमिटीज़। सो देयर इज़ हाइपर टेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड देयर इज़ हाइपो टेंशन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। इसी तरह इन पेशेंट्स के अंदर डिफरेंशियल क्लबिंग होती है। सो अब इस डिफरेंशियल क्लबिंग में होगा क्या, जिस तरह हमने बताया कि ऊपर अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हाइपरटेंशन होती है, नीचे हाइपोटेंशन होती है। सो डिफरेंशियल क्लबिंग में भी यही होगा कि जो हाथ के नाखून होंगे उनके अंदर क्लबिंग होगी, लेकिन जो पाँव के नाखून होंगे वो ठीक होंगे। सो अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाए तो उसके डिफरेंशियल्स में एक कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा भी मस्ट है। इसके अलावा बाकी भी कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, उनके अंदर भी डिफरेंशियल क्लबिंग हो सकती है। फिर होगा क्या कि जो एओर्टा का जो सेगमेंट है विच इज़ डिस्टल टू द सबक्लेवियन आर्टरी, वो अब नैरो है, कोआक्टेटेड है। सो इस केस में कोलैटरल्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। कोलैटरल्स कहाँ कहाँ डेवलप होंगी? बिटवीन द इंटरकोस्टल वैसल्स, ये जो पसलियों के बीच में इंटरकोस्टल वैसल्स हैं उनके और एओर्टा के बीच में। सो जब ऐसे पेशेंट्स का चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो उनकी जो इंटरकोस्टल रिब्स होंगी उनके अंदर नॉचिंग मिलेगी। ये क्यों है? दैट्स बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोलेट्रल बिटवीन इंटरकोस्टल वैसल्स एंड डिसेंडिंग एओर्टा। इसके अलावा जो पल्स होगी उसमें रेडियो फेमरल डिले आएगा। एको करवाएंगे तो डायग्नोसिस हो जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या है? वेल, जो पार्ट एओर्टा का कोआक्टेटेड है, नैरो है, जहाँ पे ल्यूमेन कम है, उस पार्ट को काट देंगे और फिर जो ऊपर नीचे वाले दो पार्ट हैं उन्हें आपस में एनास्टमोस कर देंगे। सो रिसेक्शन ऑफ नैरोड यानी कोआक्टेटेड पार्ट अलॉन्ग विद एंड टू एंड एनास्टमोसिस ऑफ एओर्टा। उसके अलावा फाइनली कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब जिस तरह बताया ESD, VSD, PDA, इन तीनों का एक ही काम है, लेफ़्ट टू राइट शंटिंग करना। ये लेफ़्ट को ब्लड उठा कर राइट में फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे। अब जो ASD और VSD है ये हार्ट के अंदर करते हैं, PDA जो हार्ट से बाहर वैसल के अंदर करेगा। तो इसमें होगा क्या कि लेफ़्ट से राइट भेजते जाएगा एंड अल्टीमेटली राइट साइड के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। ये फिर भी भेजता रहेगा, फिर क्या होगा, राइट साइड का प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा या लेफ़्ट साइड से बढ़ जाएगा। ज़ाहिर है वो भेजी जा रहा है लेफ़्ट से राइट, राइट का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर ये चीज़ें रिवर्स होंगी। इसे कहते हैं आइजरमैंगर सिंड्रोम। सो ये भी साथ हो सकता है। सो VSD में क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होगी। उसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। पेशेंट प्रेजेंट करेगा डिस्निया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ब्रेन एब्सेस भी आ सकता है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर भी आ सकते हैं। सो इन सारे फीचर्स के साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा। ऑस्कल्टेट करेंगे तो पैन सिस्टोलिक मर्मर, वेल VSD में जो मर्मर होता है दिस इज गोइंग टू बी पैन सिस्टोलिक मर्मर अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल एज। इंडिकेशंस क्या है, किस केसेस में सर्जरी करेंगे? लार्ज डिफेक्ट है, VSD इतना बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा सुराख है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, फिर हम सर्जरी करेंगे। लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो ही जा रही है, राइट साइड के ऊपर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो ही जा रही है, इन दो केसेस के अंदर सर्जरी करेंगे। या तीसरी बात, VSD जो है वो कॉम्प्लिकेट कर गया, फॉर एग्जांपल एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो गई है, एंडोकार्डाइटिस हो रहा है, ब्रेन एब्सेसेस बन रहे हैं। सो कॉम्प्लिकेशन के केस में भी सर्जरी कर देंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? वेल, ये जो VSD है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, इसको क्लोज कर देंगे। और किस तरह क्लोज करेंगे? डैक्रन पैच के थ्रू। अब ये डैक्रन पैच क्या है? अगेन ये हमारे पास पॉलिएस्टर मटेरियल है, सिंथेटिक मटेरियल है।